स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? कोई इशू तो नहीं है और आवाज भी क्लियर? ओके ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रीवियस सेशन तक हम लोग ने हाइड्रोजन तक कंप्लीट कर लिया था। अभी के आज सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मीथेन CH4। ठीक है, दिखा हुआ कि दिस इज कॉमनली नोन एज फायर डैम। ठीक है। द टेक्निकली स्पीकिंग द टर्म फायर डैम रेफर्स टू द मिक्सचर ऑफ गैसेस emanating फ्रॉम द स्टार्टा ऑफ अ कोल माइन। हालांकि बताया गया है इसमें कि मीथेन जिसको CH4 कहते हैं, इसको ज्यादातर कॉमनली हम लोग इसको बोलते हैं फायर डैम। लेकिन टेक्निकली बात करें तो ये फायर डैम का मतलब मीथेन नहीं होता है। फायर डैम का मतलब होता है कुछ गैसों का मिश्रण जो किसी कोयला खदान के पत्थर स्तरों से निकलते हैं। ऐसे गैसों का मिश्रण में मेनली क्या होता है? मीथेन होता है। कुछ अदर गैसेस भी होते हैं लाइक इथेन, इथिलीन, etc। एंड देयरफॉर फायर डैम इज ऑफन कंसिडर्ड सिनोनिम विथ मीथेन। इसीलिए फायर डैम और जो मीथेन है वो सिनोनिम भी कहलाते हैं। फायर डैम मीथेन को ही कॉमनली फायर डैम कहता है, लेकिन टेक्निकली फायर डैम कई सारे गैसों का मिश्रण है जो कोयला खदान के पत्थर स्तरों से निकलती है या कोयला स्तरों से निकलती है। इस मिश्रण में ज्यादातर मीथेन होती है और कुछ मात्रा में इथेन, इथिलीन वगैरह होता है। इसीलिए मीथेन और जो फायर डैम्प है एक दूसरे के पर्यायवाची माने जा सकते हैं, सिनोनिम माने जा सकते हैं। ये गैस है, दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ गैस एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। यह गैस जिम्मेवार है कई सारे खदान में जो गैस एक्सप्लोजन हुए हैं। सबसे ज्यादा जो गैस एक्सप्लोजन हुए हैं वो इसी गैस के कारण हुए हैं। अगर बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो ये टेस्टलेस होता है, ये कलरलेस होता है, मतलब रंग नहीं रहेगा इसमें। ये ऑर्डरलेस रहता है, मतलब उसका गंधहीन रहता है। लाइटर देन एयर, हवा से हल्की होती है। कितना? स्पेसिफिक ग्रेविटी देख सकते हैं 0.55, याद कर सकते हैं 0 पॉइंट एग्जैक्टली 553 होता है। इट इज कंबस्टिबल, ये जलने वाली गैस है। एंड बर्न्स विथ अ पेल ब्लू फ्लेम, ये जलने वाली गैस है और हल्का नीला रंग का फ्लेम देकर वो जलती है। बट डज नॉट सपोर्ट कंबसन, लेकिन जलने में मदद नहीं करती है। ये खुद जलती है पर ऐसा नहीं कि जलने में मदद करेगी। अगर बात बात करें इसके घुलनशीलता की, सॉल्युबिलिटी की, तो ये हार्डली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत ही कम सॉल्युबल होता है ये पानी में। लगभग देख सकते हैं कि 100 भाग पानी में लगभग ये 3.3 भाग गैस डिजॉल्व होती है। 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर में सिर्फ 3.3 वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डिजॉल्व होती है। मतलब बहुत ही कम घुलनशील है, हार्डली सॉल्युबल इन वाटर है। अगर बात करे जाए इस गैस के दूसरे बात की, तो ये एक्सप्लोसिव गैस भी है। अगर हवा में कुछ विशेष मात्रा में रहती है तो ये एक्सप्लोसिव मिक्सचर भी बनाती है, विस्फोटक मिश्रण भी बनाती है। जब इसका जो प्रतिशत मात्रा है वॉल्यूम के अनुसार हवा में 5 से 15% के बीच में हो। 5 से 15, ये देखिए ये जो है वो आपका एग्जैक्ट फिगर नहीं है। एग्जैक्ट फिगर क्या है आप बताइए तो कमेंट में देखते हैं कितने लोगों को पता है। एग्जैक्ट फिगर कितना होता है मीथेन का? एक्सप्लोसिव लिमिट कितना होता है? मीथेन हवा में कितने परसेंट रहने पे उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है? जल्दी से बताइए कमेंट में, बता रहे हैं एग्जैक्ट फिगर। बहुत अच्छे। चलिए सभी का एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, 5.4% से लेकर होता है 14.8। पर एग्जाम में ना अगर इस तरह से ना आए, ठीक है, एग्जाम में कभी ऐसा कर दे कि 5 से 15%, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग अप्रोक्सीमेट लेके हो सकता है, वो ऑप्शन दिया हुआ है। तो 5.4 से लेके 14.8% एग्जैक्ट फिगर है। लेकिन हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 9.5% बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। सही बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा जो वायलेंट एक्सप्लोजन होता है वो 9.5% मीथेन रहने पे ही होगा। बात करते हैं गैस क्या ये जहरीला है, तो बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट पॉइजनस, ये जहरीला बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में है, हम ऐसा सभी गैसों के लिए बोल रहे हैं, कोई भी गैस, ठीक है, अदर देन ऑक्सीजन, अगर हवा में ज्यादा मात्रा में है तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा तो क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगी। इसीलिए बोला गया है कि अल्दो ये पॉइजनस नहीं है, जहरीला नहीं है, लेकिन अगर ये ज्यादा परसेंट में रहता है तो इससे क्या होगा? इससे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे आदमी क्या हो सकता है? सफोकेट कर सकता है।
दम घुट सकता है, इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है। इफ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, अगर ज्यादा मात्रा में अगर ये मीथेन है, मान के चलो इसमें चिंगारी नहीं भी दे रहे हैं, एक्सप्लोजन नहीं भी करा रहे हैं ना, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में तो क्या होगा, हवा में इसका मात्रा बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज वो घट जाएगा, जिसके कारण आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इससे क्या होगा, दम घुट के आदमी मर सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर देखिए -83 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मीथेन का देखिए एक बनता कैसा है, मीथेन के बारे में बताया गया कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिकेइंग सेलुलोज। ये सेलुलोज के सड़ने से ये बनता है मीथेन। ठीक है। एंड इज फॉर्म्ड वेन एवर वेजिटेबल मैटर डिकम्पोजेस अंडर वाटर एंड आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ एयर एज इन मार्सेस। बोला गया है कि मीथेन कैसे बनता है, सेल्यूलोज के सड़ने से बनता है। सेल्यूलोज कहाँ मिलेगा, सेल्यूलोज मिलता है पेड़ पौधों में। तो क्या बोला गया इसमें, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन तो नहीं है, बस हम थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं। बोला गया वेरेवर वेनेवर, जब भी, ठीक है, वेजिटेबल मैटर, वेजिटेबल मैटर का मतलब क्या हुआ, जो भी वनस्पति होते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, पानी के अंदर जो डिकम्पोज होते हैं, पानी के अंदर सड़ते गलते हैं ना, बिना हवा के संपर्क में, आउट ऑफ कांटेक्ट विथ एयर, मतलब हवा नहीं होना चाहिए, पानी के अंदर जो है पेड़ पौधे सड़े दबे गले, एज इन मार्सेस, जैसे कि कीचड़ जो दलदल होता है वहां आप देखे होंगे, जहाँ पे मार्सेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बोल सकते हैं वेटलैंड्स। ठीक है, वेटलैंड का मतलब जहाँ कीचड़ वगैरह देखे होंगे, वहां पे क्या होता है, पेड़ पौधे जो है पानी के अंदर दब जाते हैं, वहीं पे डिकम्पोज होते हैं, तो इनको बोलते हैं मार्सेस। इसीलिए चूंकि ये मार्सेस में फॉर्म होता है, ठीक है, कीचड़ जो भी होता है वहां पे जाके ये जनरली मीथेन गैस बनता है, इसलिए इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स का मतलब वो मार्स नहीं, वो अपना प्लैनेट वाला, ये दूसरा मार्स है, MARSH है। ठीक है, इसको मार्स गैस कहा जाता है क्योंकि मार्सेस में ये फॉर्म होता है। मार्सेस का मतलब क्या है, कीचड़ वाली जगह, ठीक है, दलदल वाली जगह। ठीक है। कैसे बन रहा है, जब भी कोई वेजिटेबल मैटर यानी कोई भी वनस्पति अगर पानी के अंदर सड़ती गलती है बिना हवा के संपर्क में, जैसा कि होता भी है दलदल वाली जगह, कीचड़ वाली जगह, तो उसको उससे ही मेरा मीथेन बनता है। क्योंकि मार्सेस में बन रहा है, मार्सेस का मतलब कीचड़ वाली जगह पे बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मार्स गैस। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कोल सीम्स and associated strata as coal has been found millions of years ago in that manner. इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है, कि बोला गया है कि कोयला सिम में ये ज्यादातर ये पाई जाती है, और इसके आसपास के जो स्तर होते हैं कोयला के वहां प्लस मिल सकती है। It is generally regarded that the gas remains in the coal partially in a state of mechanical imprisonment in small cavity breaks and fissures, and partially is the state of occlusions. As a rule, fire damp is more prevalent in deep mines than in shallow mines, and in some mines it may not be necessary at all. Important line देखिए ये क्या है, होता है ना मेन जो हम लाइन में इन कंपैरिजन टू सैलो वंस, कम गहरी खदान, सैलो खदान की तुलना में जो गहरी खदानें होती हैं, डीप माइंस होती है, वहां पर फायर डैम पर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फायर डैम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एंड इन सम माइंस इट मे नॉट बी प्रेजेंट, कुछ माइंस में तो ये होगा भी नहीं, जैसे कि फर्स्ट डिग्री वाले माइंस में, ठीक है, नहीं भी होता है कभी कभी। तो किसी किसी माइंस में हो भी सकता है, किसी किसी माइंस में नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर गहरा माइंस है, और अगर तुलना करते हैं सैलो माइंस की तुलना से, अगर आप गहरा माइंस की कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें फायर डैम जो होगा ना, यानी गहरा माइंस में जो फायर डैम होगा वो सैलो माइंस की तुलना में ज्यादा होता है। अब हमको ये बताइए, ठीक है, एक सेकेंड, Recording stopped. शिवदास, तो यहाँ हम लोग थे कि फायर डैम जो है वो गहरी खदानों में, सैलो खदानों की तुलना में ज्यादा पाई जाती है। मीथेन इज नॉट मीथेन इज इमिटेड नॉट ओनली इन कोल माइंस बट इज ऑल्सो फाउंड इन रॉक सॉल्ट पोटास एंड क्ले माइंस। यह एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि मीथेन ना सिर्फ कोयला खदानों में पाई जा सकती है, बल्कि मेटल माइंस में भी पाई जा सकती है। मेटल माइन जैसे कि रॉक सॉल्ट के अगर कोई खदान है, या पोटास के खदान, या क्ले का जो खदान होता है, मेटल माइंस की श्रेणी में आएगा, तो वहां पर मीथेन पाया जा सकता है। यानी ऐसा भी नहीं है कि मीथेन जो है मेटल माइंस में नहीं पाया जा सकता, मेटल माइंस में भी मीथेन
पाया जा सकता है। इट हैज बीन फाउंड इन माइका माइन एज स्टेटेड इन डीजीएम में सर्कुलर नंबर 18 ऑफ 1961। द सर्कुलर स्टेट्स अटेंशन इज ड्रॉन to an accident in Mica mine in which three workmen were seriously injured due to ignition of flammable गैस इन अ ड्राइव। मतलब बताया गया है कि डीजीएमएस में ने ही इन्फॉर्म किया था कि एक माइका माइन था, 1961 में सर्कुलर आया, तो मे भी प्रोबेबिलिटी है कि 1961 या 1960 में ही वो एक्सीडेंट हुआ हो। मेटल माइंस का था एक्सीडेंट, माइका एक मेटल माइंस ही है, माइका माइन। तो वहां पे 3 लोग जो है वो सीरियसली इंजर्ड हो गए थे ड्यू टू इनिशिएशन ऑफ फायर डैम। आग लग गया था मीथेन में, उसके कारण जो है 3 आदमी जो वहां पे क्या सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। तो ऐसा भी नहीं कि हम मेटल माइंस में मीथेन नहीं पाया सकते, मेटल माइंस में मीथेन पाया जा सकता है। फायर डैम और मार्स गैस कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ टिम्बर और वेजिटेबल मैटर। बताएं भी हैं कि जो फायर डैम्प है, जो मार्स गैस जिसको बोला भी जाता है, वो लकड़ी या फिर जो पेड़ पौधे हैं उनके सड़ने से भी बन सकता है। Accumulation of such gas can thus be encountered in blind headings in mines in which are being dewater after being abandoned for some times। मतलब ये जो गैस है, ये गैस का जमा वहां पे भी आपको मिल सकता है, खदान के किसी ब्लाइंड एंड में, ब्लाइंड हेडिंग में। ठीक है, जो कि जहाँ पे डिवाटरिंग किया जा रहा है, खदान बंद होने के बाद मान के चलिए कोई ब्लाइंड हेडिंग था, ठीक है, खदान बंद हो गया कुछ समय के बाद, उसके बाद उसको डिवाटरिंग कर रहे हैं, डिवाटरिंग कर रहे हैं कहाँ पे, ब्लाइंड हेडिंग में, तो वहां पर भी ये गैस मिल सकता है। क्योंकि क्या है कि ये गैस जो है किसके सड़ने से बन सकता है, लकड़ी के सड़ने से भी बन सकता है, वेजिटेबल मैटर यानी पेड़ पौधों के सड़ने से भी बन सकता है। तो हो सकता है कि खदान का कोई भाग था, पानी से भरा हुआ होगा, वहां पे लकड़ी वकड़ी होगा, तो पूरा सड़ गल के वो गैस बना हो, जब डिवाटरिंग कर रहे होंगे उस जगह का, ठीक है, तो वहां पर भी आपको ये गैस इंकाउंटर हो सकता है। अब देखिए, जो कोयला खदान होता है ना, सिर्फ हम लोग कोयला माइंस की बात करेंगे। कोयला माइंस में जो मीथेन है ना, वो 3 तरीकों से आपको निकल सकती है। इन अ कोल माइंस द गैस में फाइंड इट्स वे इन द वर्किंग्स इन द फॉलोइंग वेज। मतलब 3 तरीकों से, यानी 4 तरीका है, सॉरी 3 नहीं, 4 तरीकों से जो है, जो अपना गैस है फायर डैम्प, वो निकल सकती है किसी कोयला खदान से। पहला है ग्रेजुअल एक्सुडेशन और ब्लीडिंग फ्रॉम कोल। नाम याद कीजिए, ग्रेजुअल एक्सुडेशन और ब्लीडिंग फ्रॉम कोल और एडजेसेंट स्ट्राटा इन द रूफ एंड फ्लोर। मतलब ग्रेजुअल एक्सुडेशन का मतलब धीरे धीरे गया, जो जैसे जैसे कोयला कटते जा रहा है, ब्लास्टिंग करते जा रहे हैं, फेस आगे बढ़ते जा रहा है, तो धीरे धीरे जो भी नया नया परत जो है खुलता जा रहा है, तो ऊपर यानी रूफ से, फ्लोर से जो है धीरे धीरे जो है गैस निकल सकती है। कोयला सिम में अगर होगा तो वहां से निकलेगा क्योंकि दबा हुआ है वहां पे गैस, या फिर आसपास के स्तर में अगर जमा हुआ है तो थोड़ा सा क्रैक मिला तो उससे भी धीरे धीरे गैस निकल सकती है। दूसरा फॉर्म है निकलने का, वो है इन द फॉर्म ऑफ ब्लोअर। ब्लोअर के भी रूप में यह गैस निकल सकती है। दिस कैन बी फेल्ट ऑन हैंड एंड इन हैंड में इन सम केसेस बी हियर्ड। ठीक है, गैस ब्लोअर की तरफ के रूप में भी ये गैस निकल सकती है। गैस ब्लोअर का मतलब देखिए, जब क्या होता है कि कभी देखे होंगे साइकिल जो है, साइकिल नहीं, कोई भी बाइक हुआ, चाहे भी साइकिल हुआ, उसका जो जहाँ पे हम लोग हवा भरते हैं, हवा भरते हैं ना जी, तो जो हवा हम लोग भरते हैं साइकिल में, तो उसको देखिए वहां पे जहां से हम लोग हवा भरते हैं, तो खोल दीजिएगा तो कैसा आपको लगता है, जो हवा जो है थोड़ा सा तेज गति से जो है माइनिंग कर रहे हैं, अचानक अंदर बहुत ज्यादा गैस दबा हुआ है, कोई सुराख मिल गया, कोई क्रैक मिल गया, वहां से जो गैस बहुत ज्यादा गति से, ठीक है, आ रही है, जिसको आप हाथ लगा के भी फील कर सकते हैं, इनफैक्ट कभी कभी सुन भी सकते हैं, उसको बोलेंगे ब्लोअर। इसमें कोई वैलेंस नहीं होता है, कोई तोड़फोड़ नहीं होता है, बस जो है कैसे जो जैसे कि आपका जैसे कि हवा टायर हो गया, पंचर हो गया, तो कैसे धीरे धीरे हवा सारा निकलता है, एक बार फटता नहीं है, तो इसको बोलेंगे ब्लोअर। और तीसरा फॉर्म होता है आउटब्रस्ट, गैस आउटब्रस्ट। इसमें आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं विद टायर का फटना, रप्चर करना। 2 चीज होता है, एक पंचर होता है और रप्चर होता है। देखिए, जब टायर पंचर होता है ना, तो जो है हवा निकलती है, स्पीड से ही निकलती है, पर वो एक धीरे धीरे एक जेट के फॉर्म में निकलती है। लेकिन जब आउटब्रस्ट होता है, वो समझ लीजिए कि टायर फट गया, तो क्या होता है, एक आके पूरा गैस जो है रप्चर होकर निकलती है और आसपास तोड़ फोड़ कर देती है। सेम टू सेम कोल माइंस में भी जब गैस जो है वो जब निकलेगी, अब पूरा तोड़ फाड़ कर दिया है, कोयला वोला जो है फोड़ फाड़ के बहुत दूर तक फेंक दिया, जैसे कि वायलेंस कर दिया,
तो उसको बोलेंगे गैस आउट बर्स्ट। इसमें बहुत हैवी अमाउंट ऑफ गैस एक ही बार में निकल जाता है, और आसपास जो है कोयला भी जो है फूट के जो है बाहर निकल जा सकता है। ये तब हो सकता है कि मान के चलिए अंदर गैस दबा हो, पार्टिंग बहुत कम बचा हो, ठीक है, माइनिंग कर रहे हैं, अब जो अंदर गैस का बहुत बड़ा पॉकेट हो, पार्टिंग बहुत कम पतला बचा, अब क्या है गैस का प्रेशर इतना ज्यादा है कि पतला पार्टिंग को तोड़ के गैस बाहर निकल गया, कोई क्रैक से बाहर नहीं निकला, पूरा पार्टिंग को ही तोड़ के बाहर निकल गया, तो उसको बोलेंगे गैस आउट ब्रस्ट। गैस आउट ब्रस्ट और ब्लोअर में अंतर है। गैस आउट ब्रस्ट जो है वो वायलेंस के साथ एसोसिएटेड है, मतलब उसमें तोड़फोड़ तो होगा ही, वैलेंस तो होगा ही। ब्लोअर में ऐसा नहीं है। ब्लोअर में एक तरह का जेट, जैसे कि जैसा स्प्रिंग कैसा होता है देखते हैं ना, पानी का जैसे स्प्रिंग होता है, देखे होंगे, झरना होता है अंदर से धीरे धीरे कैसे निकलता है, उसी तरह ये भी जो है हवा, जो हवा है, गैस है सॉरी, मीथेन गैस, वो धीरे धीरे निकलेगी। ठीक है यार, गैस और ब्रश समझ लीजिए ज्वालामुखी टाइप का है, कि एक बार जैसे फटा तो कैसे एकदम जोर से लावा निकाल देता है, तो उसी तरह जो है गैस और ब्रश जब भी फटता है तो बहुत सारा तोड़फोड़ आसपास होता है, कोयला बहुत दूर तक फेंका जाता है, और बहुत ज्यादा गैस एक ही बार में बहुत ज्यादा निकल जाता है। ये तीसरा फॉर्म हो गया। चौथा फॉर्म है रिलीज बाय रूफ फॉल और सडन फॉल ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर विच मे फोर्स द गैस ऑफ द गोफ इनटू द वर्किंग। चौथा और पांचवा दोनों एक ही में दिया गया। पहला है, सॉरी, चौथा है रिलीज बाय रूफ फॉल। ठीक है, पहला हम लोग सुने ग्रेजुअल एक्सपेडिशन, धीरे धीरे आसपास के स्तरों से या कोयला से में जो दबी गैस धीरे धीरे निकलते रहती है, तो उसको बोलेंगे ग्रेजुअल एक्सपेडिशन। ब्लोअर, ठीक है, कहीं गैस का पॉकेट है, कहीं क्रैक मिला तो वहां से सारा गैस धीरे धीरे निकलने लगा स्पीड से, तो उसको बोलेंगे ब्लोअर। फिर आता है गैस और बस, तोड़ फोड़ कर दिया गैस और बस। रिलीज बाय रूफॉल, अब रूफॉल हुआ तो क्या हुआ, कोयला सिम या ऊपर का स्तर भी नीचे गिरेगा। अब कोयला सिम में गैस दबी होगी, मीथेन गैस, जाहिर सी बात है, कोयला माइस में मीथेन गैस तो मिलती ही है, आसपास के पत्थर स्तर में भी मिलती है। तो जब ये पूरा रूफ फॉल होगा अचानक, तो क्या होगा कि जो भी रूफ में, रूफ का जो सिम हुआ, ठीक है, सिम का जो भाग है ना रूफ में, वहां भी गर्म गैस होगी तो वो अचानक नीचे आएगी, या आसपास के पत्थर स्तर में भी जो ऊपर वाले जो पत्थर स्तर है वहां पे दबी हुई गर्म गैस वो भी बाहर निकलेगी, जब रूफ फॉल होगा उसे निकल सकती है। पांचवा है सडन फॉल ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर। सडन फॉल ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर, अगर मेरा जो प्रेशर है, बैरोमेट्रिक का मतलब वायुमंडलीय, ठीक है, अगर मेरा सरफेस में जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दबाव है, वो अगर अचानक कम होता है, अचानक, तो जो भी गोफ में दबी गैसें हैं ना, गोफ में जो गैसें हैं वो सब वर्किंग में बाहर आ जाएगी। हमेशा याद कीजिए कि जो हवा है, जो जो भी गैस होगा, ठीक है, जो भी गैस होगा, जो भी हवा होगा या एयर जो होगा, हमेशा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता है। ऐसा तो पानी में भी होता है, देखे भी है ना, पानी में भी तो होता है। मान के चलिए यहाँ पे दो कंटेनर रख दिए यहाँ पे, अब दोनों में पानी भर दिए और दोनों को कनेक्ट कर दिए पाइप से, तो ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाला पानी से ऊपर ऐसा आएगा, ये नहीं होगा, ऊपर वाला से पानी इसमें आएगा। क्यों, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सेम टू सेम गैस का भी है कि नहीं है, सेम टू सेम गैस का भी है। अब मान के चलिए सरफेस है, यहाँ पे तेजी से जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है वो कम हो गया, ठीक है, अंदर गोफ हुआ। अब चूंकि यहाँ प्रेशर कम हो गया, इधर प्रेशर ज्यादा हो गया तुलना में इसके कंपैरिजन में। अब जब आपको पता ही है कि जो भी गैसें होंगी क्या करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहेंगे, तो इधर हाई प्रेशर है और इधर लो प्रेशर होगा बाहर, सारा गैस जो है बाहर वर्किंग्स में आना चाहेगा उस समय। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है क्या इसमें समझने में? कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द गैस बीइंग लाइटर देन एयर इज यूजुअली फाउंड नियर द रूफ। अब चूंकि ये गैस बहुत ही हल्की होती है, हवा से भी हल्की होती है, द गैस बीइंग लाइटर देन एयर, इसीलिए ज्यादातर देखिएगा कि जो गैस की, और साथ ही साथ आपको राइज वर्किंग ऑफ अ कोल माइन मिल सकती है, राइज जो फेसेस होते हैं, राइज जो वर्किंग्स होते हैं, वहां भी आपको मिल सकता है। इन अ बैडली वेंटिलेटेड रोडवे इट मे बी फाउंड थ्रू आउट द रोडवे ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन द एयर। अगर मान के चलिए कोई रास्ता है, उसका वेंटिलेशन ही खराब है, बैडली वेंटिलेशन, तो फिर क्या होगा,
पूरा जो गैलरी है उसमें ही गैस जो है जमा हो सकता है, भरा हुआ हो सकता है। कोई ऐसा फेस या ऐसा कोई रास्ता जहाँ वेंटिलेशन किए ही नहीं है, तो गैस जमा होते होते, क्योंकि डिफ्यूजन ये जल्दी करेगी। पता है ना आपको, डिफ्यूजन का बताया था, ग्राहम सल ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राहम सल ऑफ डिफ्यूजन क्या था, जल्दी से बताइए। ग्राहम सल ऑफ डिफ्यूजन जो है, जल्दी से बताइए क्या होता है। जल्दी से बताइए। गैस आपस में मिलते ही तो पता है, इस ग्राहम सल ऑफ डिफ्यूजन क्या है। नहीं नहीं नहीं, ग्राहम सल ऑफ, ये ग्राहम रेशियो नहीं पूछे हैं। ग्राहम रेशियो अलग है, ग्राहम सल ऑफ डिफ्यूजन अलग है। बताया था ना। कहीं गलती हम तो नहीं बोल दे रहे हैं, एक सेकंड हम भी चेक कर लेते हैं। ये सब चीज तो हमको नहीं पता है। गलती से हमने तो बता दिए कुछ गलत, एक बार हमको चेक करने दिए। ग्राहम सल ऑफ डिफ्यूजन सही तो बताया है। ग्राहम सल ऑफ डिफ्यूजन क्या है? जल्दी से बताइए, बताया हुआ है। हाँ अभी सही बोल रहे हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। इसका मतलब बताया था, जो गैस जितना हल्का होगा उतना जल्दी जो है वो बाकी गैसों के साथ घुल जाएगा, मिल जाएगा। अब चूंकि जो मेरा मीथेन है वो काफी हल्की गैस है, तो हल्की गैस है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बाकी गैसों की तुलना में क्या होगा, काफी ज्यादा हाई होगा। हाइड्रोजन का इससे भी ज्यादा हाई होगा। और सबसे कम किसका होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का, क्योंकि वो 2.2 उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, डेंसिटी उसका 2.2 है लगभग। तो जल्दी वो डिफ्यूज नहीं होगी, लेकिन जो भी गैसें हल्की होती है वह जल्दी डिफ्यूज करेंगी, क्योंकि ये इसका लाइटर इन एयर होता है, काफी हल्की होती है, इसलिए जो है जो गैस है वो हवा में आराम से जल्दी जो है मिल जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। इसलिए बोला गया है कोई ऐसा रास्ता जिसमें वेंटिलेशन सही नहीं है, तो थोड़ा मोड़ा भी मीथेन था तो क्या करेगा, मीथेन जो है वहां पे हवा होगा तो उसके साथ तुरंत मिक्स हो जाएगी, और आपके पूरे गैलरी में आपको गैस मिल जाएगा मीथेन। हालांकि ज्यादातर इसका प्रॉपर्टी क्या है पानी मिलने का, वो इसका है रूफ के साइड में, और डीप सॉरी राइज वर्किंग फेसिस में, डीप नहीं राइज वर्किंग फेसिस में, और रूफ साइड में ये पाई जाती है। लेकिन अगर कोई बैडली वेंटिलेटेड रोडवे है या बहुत खराब वेंटिलेशन किया हुआ रास्ता है, ठीक है, तो डिफ्यूजन के कारण पूरे रास्ते में आपको जो गैस मिल सकती है। Fault plains and dikes are other places where the gas may be expected in a non-gassy coal mine. एक और इम्पॉर्टेंट जगह जहां ये पाया जा सकता है वो है फॉल्ट प्लेन्स। फॉल्ट प्लेन्स और जो डाइक्स होते हैं वहां पर भी ये गैस पाई जा सकती है, पाई जाती है ज्यादातर। समझ में आ रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग गैस इमिशन को अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं। द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग गैस इमिशन आर नेचर ऑफ कोल सीम्स एंड एडजेसेंट स्ट्राटा। कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे गैस का जो उत्सर्जन है, वो सकते इमिशन है, वो डिपेंड करता है। पहला, कोल सीम का नेचर और उसके एडजेसेंट स्ट्राटा का नेचर। ठीक है, कोल सीम वगैरह में है कि नहीं है गैस, है कि नहीं, इस पर डिपेंड करेगा ना। आसपास के स्तर में गैस ही नहीं है तो कहाँ से इमिट करेगा। या मान के चलिए जो स्टार्टा है उसमें एयर पॉकेट्स ज्यादा नहीं है, दरार नहीं है, पोर्स नहीं है, तो फिर बाहर कैसे आएगा। तो इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा कोलसीम और एडजेसेंट स्ट्राटा का नेचर कैसा है। दूसरा, मेथड ऑफ माइनिंग एंड टाइप ऑफ कोल कटिंग मशीन यूज्ड। ठीक है, मेथड ऑफ माइनिंग पे भी जो है हमारा जो मेथड ऑफ ये बोल सकते हैं गैस इमिशन है फैक्टर, वो उस पर डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ एडवांस ऑफ लॉन्ग वॉल फेज और अ जनरल प्रोडक्शन फेज इन अ बोर्ड एंड पिलर। कितना गति से आप जो है कोयला का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग वॉल में चाहे बोर्ड एंड पिलर में। जितना जल्दी स्पीड से आप कोयला निकालिएगा उतना ज्यादा स्पीड से गैस भी आएगी। द वेंटिलेशन अरेंजमेंट एंड देयर इफिशियंसी। वेंटिलेशन अरेंजमेंट एंड देयर इफिशियंसी पे भी डिपेंड करता है। मान के चलिए वेंटिलेशन आपका सही नहीं है तो गैस आपको ज्यादा ही पाए मिलेगा हमेशा। ठीक है। द रेट ऑफ इमिशन इज मोर ड्यूरिंग कोल कटिंग शिफ्ट ऑन अ लॉन्ग वॉल फेज। ठीक है, द रेट ऑफ इमिशन इज मोर ड्यूरिंग अ कोल कटिंग शिफ्ट ऑन अ लॉन्ग वॉल फेज। लॉन्ग वॉल फेज की बात करें तो जब कोयला काटना प्रारंभ होता है या जब कोयला काटना जो स्टार्ट रहता है या चलते रहता है लॉन्ग वॉल फेज में, तो रेट ऑफ इमिशन उस टाइम ज्यादा रहता है। ये बताया कि इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और है मीथेन लेयरिंग। मीथेन लेयरिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं, इतना लंबा चौड़ा तो दे दिया है,
पर मीथेन लेयरिंग का मतलब एक प्रॉपर्टी है मीथेन की, आपको पता है। मीथेन चूंकि क्या होता है, मीथेन जो है वो हल्का होता है, तो हमेशा इसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा कि रूफ साइड या फिर राइट साइड के फेसों में जमा होना। तो जो मीथेन है ना, लेयर बाय लेयर जमा होता है, इसी को बोलते हैं मीथेन लेयरिंग, सिंपल शॉर्ट में बोले तो। ठीक है, लेयर बाय लेयर, जैसे कि रूफ हो गया मेरा, जैसे कि ये गैलरी है सपोज। ठीक है, तो मीथेन का लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर जो जमा होना होता है ना, बहुत सारा परत बनना, इसको ही बोलते हैं मीथेन लेयरिंग। और इसमें कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अगर रूफ के साइड में, रूफ लेवल पे 10% मिलेगा, उससे कुछ भी नहीं मिल सकता, मतलब ऐसा है। ठीक है, मीथेन लेयरिंग जो है वो काफी डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि क्या है कि ये आपका, जैसे कि हवा का जो डायरेक्शन है, मान के चलिए इस डायरेक्शन में हवा है ना, तो इसके अपोजिट भी लेयरिंग बहुत लंबा दूर तक हो सकता है। ठीक है, मीथेन लेयरिंग इतना खतरनाक होता है, और मीथेन लेयरिंग इतना खतरनाक होता है कि मान के चलिए कोई आदमी यहाँ पे है, अब वो मान के चलिए यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, इसलिए खतरनाक है, देख लीजिए किस लिए। यहाँ आदमी सेफ्टी लैंप लेके टेस्ट कर रहा है। अब सेफ्टी लैंप टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसको गैस तो मिलेगा ही नहीं, बोलेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर चेक करेगा ना, तो इसको 10%, 12% इस तरह का गैस मिल सकता है, जो कि काफी डेंजरस है कि नहीं है। इसलिए मीथेन लेयरिंग जो है वो खतरनाक माना जाता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कुछ फेसेस का देखिए। तो यहाँ पे सर्वे किया गया था कि द फेस ऑफ अ डिप गैलरी, डिप डिप गैलरी था, डिप फेस था, रूफ लेवल में 10% पाया गया। ठीक है, रूफ लेवल में 10% पाया गया, 75 mm बिलो। ठीक है, रूफ लेवल में मतलब सपोज यहाँ, ठीक है, ये जो गैस है देखिए यहाँ पे, यहाँ ज्यादा पाया गया। कितना पाया गया? 10% पाया गया। इससे ठीक नीचे, इससे कितना नीचे? 75 mm नीचे, बस 75 mm। 75 mm जो है कुछ भी गैस नहीं मिला। इससे 150 mm नीचे, ठीक है, कुछ भी गैस नहीं मिला। और इससे 250 mm नीचे जो है सिर्फ 1.5% गैस मिला। तो कितना डेंजरस है। यहाँ इसको मिल रहा है 10% मीथेन, यहाँ कुछ गैस ही नहीं मिल रहा है, यहाँ कुछ गैस ही नहीं मिला, और यहाँ सिर्फ मिल रहा है 1.5%। कितना डेंजरस है। आप जांच कीजिएगा, अगर अच्छे से नहीं जांच करते, रूफ में भी जांच नहीं से नहीं करते, आपको लगेगा कि यहाँ पे क्या है, सब कुछ सही है, और क्या होगा, दिक्कत हो सकता है। बोल रहे हैं सर, ये सब याद करना पड़ेगा। देखिए, क्या ये फॉर्म याद कर लीजिएगा, फॉर्म याद कर लीजिएगा, किस तरह से जो है मीथेन जो है वो कोयला खदान में बाहर आ सकती है, वो याद कर सकते हैं। बाकी ये सब चीजें हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इमिशन इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा, मतलब आने टाइम आने जैसा तो लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी याद कर सकते हैं। मीथेन लेयरिंग का प्रॉपर्टी पूछ सकता है, बोलेगा मीथेन का वह गुण जिससे वो चार या फिर राइज फेसों में परत के रूप में जमा होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो आपको बस इतना आना चाहिए कि उसको बोलते हैं मीथेन लेयरिंग। ठीक है, मीथेन और ये ले होता है कि ऐसा लोन ट्रैवल, इधर से हवा जा रहा है ना, इस गति से, मतलब इधर से मान के चलिए हवा आ रहा है, तो जो मीथेन लेयरिंग है इसके अपोजिट में लंबा जो है पूरा पीछे तक, जहाँ इसका स्रोत है उससे काफी दूर पीछे तक जो है जमा हो सकता है, एन अप्रिशिएबल डिस्टेंस फ्रॉम इट सोर्स। इंस्टेंस है, बताया गया है कि ऐसे ऐसे जगह में इतना इतना मिला गया है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल मेथड है, ये चीज है, और वन प्रैक्टिकल मेथड। ठीक है, one practical method to deal with layering is to increase the velocity of ventilation air current। एक प्रैक्टिकल मेथड है मीथेन लेयरिंग को डील करने का, कि हवा की गति बढ़ा दीजिए। उसके बाद दूसरा है कि बैफलर्स अक्रॉस द रोडवे मे हैव टू बी टेम्परली इरेक्टेड टू डिफ्यूज द लेयर, एक्सपीडीटीएसएलई। मतलब क्या है, पहला प्रैक्टिकल मेथड हम बता दिए कि हवा की गति बढ़ा दीजिए, हो जाएगा।
दूसरा है बैफलर्स खड़ा कर दिया। बैफलर्स क्या होता है, ठीक है, बैफलर्स कुछ इस तरह से होता है, मान के चलिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे क्या कीजिए ना, पर्दा खड़ा कर दीजिए, ठीक है, कुछ इस तरह से, एक ऐसा, इसको थोड़ा सा हम ये गोल कर देते हैं हम, ये हवा का पर्दा हो गया कुछ इस तरह से और इस तरह से। इससे क्या होगा कि जो हवा जो होगा ना, इसका जो गति है वो रूफ में ज्यादा होगा, जिससे जो भी मेरा मीथेन यहाँ पे रूफ में जमा हुआ है ना, वो क्या होगा, हवा इसके साथ क्या है मिल जाएगा। तो आपको पता ही है एक फायदा क्या है मीथेन हल्का होने का, कि डिफ्यूजन इसका जल्दी हो जाएगा। मतलब जो, अगर मान के चलिए हवा भेज देते हैं उसको, तो हवा के साथ वो मिक्स होकर बाहर निकल जाएगा, डिफ्यूजन जल्दी हो जाता है। तो क्या होगा, बैफलर कर देने से क्या होगा कि यहाँ पे जो है हवा की गति बढ़ जाएगा चाल के नजदीक, और मीथेन मिक्स होकर बाहर निकल जाएगा। ओरल रिटर्न कहते हैं सर, मतलब वेंचुरी ब्लोअर, वेंचुरी आ रहे हैं, वेंचुरी जो बुक में पहले लिखा हो उसको तो जान लीजिए, ठीक है। पहला मेथड तो आपको समझ में आ गया कि इंक्रीज एयर वेलोसिटी नियर रूफ, या फिर जहां मीथेन लेयरिंग है वहां पे आप हवा की गति बढ़ा दीजिए। दूसरा बैफलर्स खड़ा कर दीजिए, और तीसरा है वेंचुरी ब्लोअर, ठीक है। वेंचुरी ब्लोअर तीसरा जो है वो एक मेथड है जिससे आप मीथेन लेयरिंग हटा सकते हैं। ओरल रिटर्न कैसे करते हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है टुनू साहू, ओरल रिटर्न का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं। डिग्री ऑफ गैसीनेस हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, तो हम बताने वाले हैं नहीं। डिफिनेशन में आपको बताया गया था। गैस ब्लोअर के बारे में ऑलरेडी हम बता दिए हैं, बस उतना ही जानिए जितना बताया गया है, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डिटेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ फायर डैम, कैसे फायर डैम को जांच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसके उसके तरीके। तो देखिए यहाँ पे बोला गया 3 मेथड्स हैं जिससे आप मीथेन का टेस्ट कर सकते हैं खदान की हवा से। पहला, केमिकल एनालिसिस ऑफ माइन एयर सैंपल इन द लैब एट द सरफेस, मतलब लैब का सैंपल, मतलब अंदर से हवा का सैंपल लेके आइए, लैब में जाके चेक चेक करा लीजिए। सरफेस से 10 मीटर बैक मेजर करते हैं, बैक मेजर करते हैं मतलब जब भी गैस का जांच करिएगा ब्लास्टिंग के टाइम में, तो आपको बताया गया 18 मीटर, है कि नहीं है। ब्लास्टिंग के बताया गया 18 मीटर पहले से ही जांच करना रहता है। बाकी जब भी अगर जहाँ पे जांच करना है उसे पीछे से ही जांच करना स्टार्ट कीजिएगा। जहाँ भी जांच करना है उसे 10-15 मीटर पीछे से ही जांच करना है। धीरे धीरे करके नीचे से जो है गैस जो सॉरी फ्लेम सेफ्टी लैंप है उसको ऊपर उठाते हुए जांच करना है। वो खैर प्रैक्टिकल चीजें हैं, यहाँ पे आ जाइए। टेस्टिंग अंडरग्राउंड बाई मीन्स ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप, दूसरा तरीका है फ्लेम सेफ्टी लैंप से जांच कर सकते हैं। और तीसरा है विद द यूज ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, जो कि डायरेक्टली आपको मीथेन बता देंगे ऑन द स्पॉट। 3 तरीका हुआ, सैंपल ले लीजिए लैंप का, ओरल रिटर्न मेजर्स, ओरल रिटर्न, ओरल रिटर्न का मतलब क्या, ओरल मेजर से फेस में कितना गैस प्रेजेंट है पता चलता है। ओरल, कोई किसी को समझ में आ रहा है क्या ओरल रिटर्न। एक सेकेंड, Recording stopped. हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलिए। सर फेस से सर करीब 10 मीटर पीछे सर मेजर करते हैं, वहां से फेस में कितना गैस भी है पता चलता है सर। तो ओरल उसको रिटर्न, ओरल ओरल रिटर्न क्या तो बोल रहे उसका सर टर्मिनोलॉजी वही है, ओरल मेजरमेंट। हैं, ओरल मेजर, वही ओरल मेजरमेंट कहते हैं उसे। ओरल उसने मेजर, लिखा है ऐसे। ओरल रिटर्न ओरल ओरल मेजरमेंट बोलते हैं उसको। प्रकाश जी सर, सर स्विच बोर्ड लाइट है रिटर्न साइड में सर, रिटर्न साइड में सर मेजर आउट करते हैं सर। स्विच बोर्ड माने हुआ डी सर समझ नहीं रहे हैं क्या? कंप्यूटर का सर। ये हो गया 3 तरीका से हम लोग जो है मीथेन का जांच कर सकते हैं, लैब टेस्टिंग, फ्लेम सेफ्टी लैंप और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, जो कि डायरेक्टली मीथेन परसेंटेज बता देते हैं।
For a chemical analysis, minor sampling in laboratories, the air sample is transferred to an analyzing apparatus. The methane is burnt, and the product of combustion are selectively absorbed by the absorption region. The technique is time-consuming, requires much effort in the part on-spot detection of methane and determining its percentage of ammonia carried by methane detector as a paradigm essential important तो नहीं है इधर। हाँ ये याद कर सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। The easiest and simplest method to detect its presence and the percentage is by means of a flame safety lamp। अगर आपसे पूछा जाएगा कि the easiest and simplest method to detect its presence and percentage is by means of a flame safety lamp, सबसे सरल और सबसे इजी तरीका, मतलब सबसे सिंपल और सबसे सरल तरीका जो है, आसान तरीका जो है मीथेन गैस को जांच करने का, उसका मौजूदगी पता लगाने का, वो है फ्लेम सेफ्टी लैम्प। बट देयर आर अदर गैस डिटेक्टर टू, इसके अलावा कुछ अदर गैस डिटेक्टर भी है। इफ मीथेन लेयरिंग हैज टेकन प्लेस, इट कैन बी मेजर्ड बाय मीथेनोमीटर्स ओनली, एंड द फ्लेम सेफ्टी लैम्प्स हैव नो यूजफुल पर्पस इन थिक फिल्म। इंपॉर्टेंट लाइन है, बोला गया है कि अगर मीथेन जो है, मीथेन लेयरिंग हो रखा है, तो उसको आप मीथेनोमीटर से ही जांच कर सकते हैं, मीथेनोमीटर से या फिर जो भी मीथेन जांच यंत्र है उससे ही जांच कर सकते हैं। वहां पर जो फ्लेम सेफ्टी लैंप रहेगा, ठीक है, वो उसका कोई यूज ज्यादा नहीं होगा थिक सिम में। थिक सिम में जहाँ मोटा सिम है, जहाँ मोटा सिम होगा तो क्या होगा, ज्यादा मोटा सिम है तो ज्यादा कोयला निकलना, मतलब हाइट वहां पे ज्यादा रहेगा। अब हाइट ज्यादा रहेगा तो वहाँ फ्लेम सेफ्टी लैंप से जो है थोड़ा सा मतलब जो है एक तरह से बोल सकते हैं डिपेंडेंसी कम रखना चाहिए। यहाँ पे बोला है नो यूजफुल पर्पस इन थिक सिम, मोटे वाले सिम में फ्लेम सेफ्टी लैंप मीथेन जांच करने का एक बोल सकते हैं ना कि सही तरीका नहीं होगा। वो जांच करिए, पर उसके अलावा आपको मीथेनोमीटर्स वगैरह भी रखना होगा। जो भी मीथेन डिटेक्टर्स होते हैं, जो भी मीथेन जांच यंत्र होते हैं, वो कुछ सिद्धांतों पे काम करते हैं, कुछ प्रिंसिपल पे काम करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल है फॉर्मेशन ऑफ गैस कैप ऑफ वेरिएबल हाइट ओवर द फ्लेम ऑफ अ फ्लेम सेफ्टी लैम्प। दिस इज प्रिंसिपल बिहाइंड द यूज ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प्स एंड स्पाइरल आर्म एज अ गैस डिटेक्टर। बोला गया है, इसको थोड़ा सा हम अलग कलर में बताते हैं, ये इस कलर में बताते हैं फ्लेम सेफ्टी। बोला गया है कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प, ठीक है, और स्पाइरल आर्म और फ्लेम सेफ्टी लैंप में गैस, ठीक है, जांच करने का सिद्धांत क्या है? तो उत्तर क्या होगा कि उनके फॉर्मेशन ऑफ गैस कैप का फॉर्मेशन ही उसका सिद्धांत है, क्योंकि अलग अलग प्रतिशत मात्रा में जो गैस कैप का जो ऊंचाई है वो अलग अलग होता है। जो गैस कैप बनेगा फ्लेम सेफ्टी लैंप का फ्लेम में, वो उसका ऊंचाई अलग अलग होगा, और उससे हम लोग पता करते हैं कि मीथेन जो है कितना है कि नहीं है, कितना परसेंट है। इसीलिए सिद्धांत जो है फ्लेम सेफ्टी लैंप का, स्पाइरल आर्म का, गैस जांच करने के लिए, वो है फॉर्मेशन ऑफ गैस कैप। फिर फ्लेम सेफ्टी लैंप किस सिद्धांत पे बनाया गया है? तो वो है लैग ऑन इग्निशन। सेफ्टी की सिद्धांत की बात करें तो लैग ऑन इग्निशन, और अगर जांच की सिद्धांत की बात करें कि किस सिद्धांत पे ये जांच कर पाता है, तो लैग इग्निशन पे ये जांच नहीं कर पाएगा। जांच तो कर पाएगा फॉर्मेशन ऑफ गैस कैप पे ही। गैस कैप देख के ही बताइएगा ना, है कि नहीं है, बताइए। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है? हाँ, तो फ्लेम सेफ्टी लैंप और स्पाइरल आर्म आजकल यूज होता नहीं है। ये दो मीथेन जांच यंत्र हैं, बोल सकते हैं। तो उसमें जो प्रिंसिपल होता है गैस जांच करने का, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैस कैप ऑफ वेरिएबल हाइट। अलग अलग ऊंचाई के गैस कैप का बनना ही एक तरह का सिद्धांत है इन सभी मीथेन जांच यंत्रों में। दूसरा सिद्धांत होता है व्हीट स्टोन ब्रिज जो है, ठीक है, वो एक तरह का सिद्धांत है मॉडर्न मिथेनोमीटर्स पे, जैसे कि डी सिक्स एमएसए का डी6 मिथेनोमीटर होता था, या कोई दूसरा अदर मिथेनोमीटर है, ठीक है, तो इसी सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और सिद्धांत है डिफ्यूजन, कंबशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, डिफ्यूजन, कंबशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसे बोला गया कि जब मीथेन जलता है हवा में, तो इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देख सकते हैं रिएक्शन भी है, कभी पूछता है एग्जाम में कि व्हेन मीथेन इज बर्न्ड इन एयर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर फॉर्म्ड, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड, तो आंसर क्या होगा? जब मीथेन में
ऑक्सीजन दे दिए तब तो ये जलेगा, तो बनेगा क्या, CO2 और वाटर, वाटर वेपर, है कि नहीं है। एक वॉल्यूम जो मीथेन है उसको 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, तो जिससे 1 वॉल्यूम CO2 बनेगा, और नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज वाटर वेपर कंडेंस, क्योंकि वाटर वेपर क्या होता है, उड़ जाता है, इसलिए उसको नेग्लिजिबल ही मानते हैं। मतलब 1 वॉल्यूम मीथेन और 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो कंप्लीट कंबशन होता है मीथेन का। The products of combustion result in the contraction of the space equal to 2/3 of the space originally occupied by the methane and oxygen of the air। जब भी मीथेन को जलाते हैं, ठीक है, हवा के संपर्क में, तो क्या होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ जाता है वहां, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई स्पेस, कोई जगह है, ठीक है, कोई जगह है, अब यहाँ पे पूरा मीथेन गैस भरा हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग आग लगाते हैं ना, CH चालू कर देता है। सिकुड़ना का मतलब क्या हुआ, ये कुछ, अरे यार, ये कुछ इस तरह से होता है, एक सेकेंड हम थोड़ा सा बताते हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाता है, सिकुड़ना स्टार्ट कर देगा, है कि नहीं, ये हो गया सिकुड़ना मीथेन का। इसको बोलेंगे क्या, कॉन्ट्रैक्शन, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ऑफ द स्पेस इक्वल टू 2/3 ऑफ स्पेस, मतलब जितना वो स्पेस घेरा था ना, उसका 2/3 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये मतलब जितना जगह घेरा था, ठीक है, उसका 2/3 जो है, ठीक है, लिखा हुआ है कि रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पेस इक्वल टू 2/3 ऑफ द स्पेस ओरिजिनली ऑक्युपाइड बाय द मीथेन ऑक्सीजन ऑफ द एयर, मतलब 2/3 जो है वो कम हो जाएगा, एक तरह से बोल सकते हैं। सच कॉन्ट्रैक्शन इज यूटिलाइज इन द रिंग रोज फायर डिटेक्टर। अब देखिए एक और फायर डिटेक्टर यहाँ पे, फायर डैम डिटेक्टर बताया गया, रिंग रोज फायर डिटेक्टर। ये किस सिद्धांत पे काम करेगा, ये सिद्धांत पे काम करेगा, डिफ्यूजन, कंबसन एंड कॉन्ट्रैक्शन। डिफ्यूजन, कंबसन एंड कॉन्ट्रैक्शन के सिद्धांत पे कौन सा मीथेन जांच यंत्र जो है वो काम करता होता है, रिंग रोज फायर डिटेक्टर। डी क्या बोल रहे, DM क्या बोल रहे हैं, क्या एक बार करना है, फिर एक बार, क्या समझे नहीं, फिर एक बार क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन मतलब ये वाला, देखिए एक सेकंड, ये वाला यहाँ से, या ऊपर वाला, ये वाला, ये पॉइंट नंबर 3, या ये वाला, चलिए कोई नहीं, हम पूरा रिपीट ही कर देते हैं। डिफ्यूजन, कंबसन एंड कॉन्ट्रैक्शन एक सिद्धांत है जिसपे हमारा जो रिंग रोज फायर डैम डिटेक्टर जो है वो काम करता है, एक यंत्र है रिंग रोज फायर डैम डिटेक्टर। इसका सिद्धांत क्या है, डिफ्यूजन, कंबसन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें बोला गया है कि जब भी मीथेन को हम लोग जलाते हैं हवा के संपर्क में, तो क्या बनता है, CO2 बनता है और पानी, मतलब वाटर वेपर बनता है। तो जब भी हम लोग किसी जगह, मान के चलिए मीथेन था, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे पूरा मीथेन भरा हुआ है, दिस इज मीथेन। अब इसमें हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के आग जला दिए, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट मतलब इसका जो जगह है वो कम घेरेगा, बस इतना सही मीथेन अब बचेगा, पहले जितना था उतना नहीं रहेगा, बस इतना सही रहेगा, इतना ही सा मेरा मीथेन जो है बचेगा जब जलेगा तब। मतलब जितना पहला, मतलब पहले पूरा मान के चलिए 4 मीटर क्यूब था, नहीं 4 नहीं बोलते हैं, 6 मीटर क्यूब मान के चलिए पूरा मीथेन था पहले, इसको पूरा बना देते हैं, ठीक है, 6 मीटर क्यूब जगह घेरा हुआ था। तो जैसे ही ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कंबसन कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है ना वो कम हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर क्यूब का 2/3, 6 मीटर क्यूब का 2/3 कितना होगा, 4 मीटर क्यूब, तो 4 मीटर क्यूब ये हो जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सिद्धांत जो है कौन यूटिलाइज करता है, रिंग रोज फायर डैम डिटेक्टर। फ्लेम सेफ्टी लैम्प वाला पूछ रहा है सर, बोलने फर्स्ट पॉइंट, देखिए फ्लेम सेफ्टी लैम्प किस सिद्धांत पे काम करता है, तो देखिए 2 सिद्धांत है। अगर आप जांच की सिद्धांत की बात करें कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प में किस सिद्धांत पे, आप किस सिद्धांत को देख के आप जो है जांच कर पाते हैं, तो वो है
गैस कैप का बनना, फ्लेम सेफ्टी लैम्प के लॉ के ऊपर विभिन्न ऊंचाई के गैस कैप बनते हैं, उनको देखकर, उनकी ऊंचाई, उनका जो आकार, उनको देखकर ही बताते हैं ना कि कितना परसेंट गैस है, तो उसका सिद्धांत वही है। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेफ्टी लैम्प की सेफ्टी का सिद्धांत क्या है, तो वो होगा लैग ऑन इग्निशन। तो यहाँ पे जांच करने की बात करी जा रही है, तो जांच करने का सिद्धांत क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैस कैप ऑफ वेरिएबल हाइट, यानी विभिन्न ऊंचाई के गैस कैपों का बनना ही इसका सिद्धांत है। समझ में आया? समझ में आया अभिषेक जी? किसमें भी और डाउट है? समझ में आया? इसमें इसमें और डाउट है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से। सेकंड क्या है फिर? सेकंड बताया ना, लैग ऑन इग्निशन। लैग ऑन इग्निशन इसका सेफ्टी का सिद्धांत है। ठीक है, आगे आएंगे ना तब हमको लैग ऑन इग्निशन भी बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए और 3-4 सिद्धांत है। डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्योर एयर, मीथेन एयर। मीथेन हवा का मिश्रण और शुद्ध हवा जो होता है, उनके बीच जो है रिफ्रैक्शन होता है, तो उसका बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके सिद्धांत पे मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है जो काम करता है, वो है राइकन इंटरफेरोमीटर। बस सिद्धांत नाम याद कर लीजिए और इंस्ट्रूमेंट याद कर लीजिए। ठीक है, miscellaneous principle as infrared recorder is based on the infrared bed spectrometry which utilizes the principal methane absorbed radiation of wavelength. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, ठीक है, ये एक सिद्धांत है जिसपे इंफ्रारेड रिकॉर्डर जो है काम करता है। इंफ्रारेड रिकॉर्डर जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री पे काम करता है। ठीक है, और ये मीथेन जो है जांच करता है। छठा जो है रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ सम केमिकल, ये छठा सिद्धांत है। रिएक्शन मीथेन के साथ कुछ रसायनों के साथ अभिक्रिया, मतलब मीथेन के साथ कुछ केमिकल का रिएक्शन करके भी कुछ यंत्र जो हैं वो काम करते हैं, मीथेन का पता लगाते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड डिटेक्शन ऑफ मीथेन डिटेक्टर बाय डिटेक्टर ट्यूब्स, जो कि आजकल यूज होता नहीं है, ड्रैगन। ठीक है, डिटेक्टर ट्यूब जो है पहले ड्रैगर का आता था, जांच नली होता था, शीशा शीशा टाइप का होता था, एक ट्यूब रहता था, उसमें केमिकल भरा होता था, तो उसको फाड़ तोड़ दीजिए एक सिरा को, ड्रैगर का जो गैस रिएक्टर होता है उसमें पंप रहता था, उसके अंदर डाल दीजिए और पंप का सक्शन कीजिए, तो सारा हवा उस ट्यूब के अंदर गुजरता था जिसमें केमिकल रहता था, उसके साथ रिएक्शन होकर वो आपको गैस बताता था। तो वो तो आजकल होता भी नहीं है। ये 6 प्रिंसिपल आपको याद कर लीजिए, नाम बस जाना है। स्पाइरल आर्म किस सिद्धांत पे काम करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैस कैप। उसके बाद रिंग रोज फायर डैम डिटेक्टर के सिद्धांत पे काम करता था, डिफ्यूजन, कंबशन और कंट्रैक्शन, है ना। इस तरह से आपको जो है वो याद कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं MSA-D6 मिथेनोमीटर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला चीज। ठीक है, मिथेनोमीटर का यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है, तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। MSA-D6 मिथेनोमीटर आ जाते हैं हम लोग। वन ऑफ द मोस्ट मिथेनोमीटर्स कॉमनली यूज इन आवर कोल माइंस, बट अभी तो रेयर है, अभी मिलता भी नहीं है D6 का मिथेनोमीटर। किसी माइंस में आप काम किए हैं क्या जिसमें अभी फिलहाल, मतलब 1 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर मिथेनोमीटर आपको दिखा, वो भी MSA-D6 का? देखें हैं क्या? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो ऐसा माइंस जहाँ पे आप देखे हो कि मिथेनोमीटर जो है MSA-D6 का ही इस्तेमाल हो रहा है अभी माइंस में, पिछले 1 साल, 1-1.5 साल में देखे हैं क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए। नहीं देखे हैं क्योंकि यूज भी नहीं होता अब। ठीक है, पर है, सिलेबस में पढ़ना है, एग्जाम में आ भी जाता है, इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसका यूज ही नहीं है अभी, पर आता है एग्जाम इसलिए पूछता भी है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो वन ऑफ द मोस्ट मिथेनोमीटर्स कॉमनली यूज इन आवर कोल माइंस इज द D6 मिथेनोमीटर ऑफ MSA। D6 मिथेनोमीटर MSA का बनता था। कोयला खदानों में सबसे ज्यादा प्रचलित को मिथेनोमीटर था, तो ये यही था, अभी नहीं है। It is a portable, handheld, and suitable for spot checking of gas simulation with a measurement range of 0.5%, 0 to 5% by volume। ये पोर्टेबल हाथ से पकड़ने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो 0 से 5% मीथेन तक जांच कर सकता था। टेलीस्कोपिक ट्यूब, एक टेलीस्कोपिक ट्यूब इसके साथ आता था, जैसे एंटीना कैसा होता है उसी तरह। ठीक है, उसके साथ मिलता था। इससे क्या होता था कि जो भी मेरा रूफ है,
जहाँ जो अब मतलब चाल है उसके नजदीक जो हमको गैस सैंपल करना होगा, जांच करना होगा, तो इसी टेलीस्कोपिक ट्यूब के माध्यम से ही हम कर पाते थे। The two section of telescopic prop extend from 760 mm to 1.42 मीटर। मतलब ये जो टेलीस्कोपिक प्रॉब है ना, उसका जो देखिए एक्सटेंशन कितना मीटर तक, कितना एम से कितना मीटर तक हो सकता था। ये यहां से लेके यहां तक जो है टेलीस्कोपिक प्रॉब जो है ऊंचा हो सकता था। समझ गया ना? ये 760 mm मतलब क्या हुआ, 76 सेंटीमीटर से लेके 1.42 मीटर तक ये जो है ऊंचा हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। इसमें रिचार्जेबल बैटरी भी लगती थी। इसको चार्ज कीजिए और फिर यूज कीजिए, चार्ज कीजिए फिर यूज कीजिए। द पावर पैक कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर ऑफ निकल कैडमियम बैटरीज। बैटरी का भी प्रकार है, 2 बैटरी लगता था, वो भी निकल कैडमियम का, और सीरीज में लगाते थे। जो आपको वोल्टेज कितना प्रोवाइड करेगा, 2.2 से लेके 2.6 वोल्ट फॉर ऑपरेशन। मतलब काम करने के लिए इसके वोल्टेज कितना चाहिए, 2.2 से लेके 2.6। कैपेसिटी ऑफ पावर पैकेज 1.2 एम्पियर आवर। कैपेसिटी ऑफ पावर पैक कितना होता था, 1.2 एम्पियर आवर। वोल्टेज ऑफ द बैटरी शुड बी चेक बिफोर मीथेन चेक। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर मीथेन चेक करना है, मीथेन चेक करने से पहले क्या करना होगा, बैटरी का वोल्टेज चेक करना होगा। मीथेन चेक करने से पहले वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। जो वोल्टेज आप चेक कीजिएगा मस्ट बी बिटवीन 2.2 टू 2.8। ठीक है। वोल्टेज 2.2 से लेके 2.8 के बीच होना चाहिए। लेकिन अगर वोल्टेज 2.2 यानी 2.2 से कम है वोल्टेज, देन डू नॉट चेक फॉर मीथेन एज रीडिंग इज लाइकली टू बी फॉल्टी। अगर वोल्टेज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर ये ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कितना परसेंट जो सॉरी कितना वोल्टेज रहने पे हम लोग मीथेनोमीटर जो D6 है उसका मीथेन चेक नहीं करेंगे। तो आंसर क्या होगा, 2.2। 2.2 से कम रहने पे हम लोग मीथेन बटन जो है नहीं दबाएंगे। ठीक है। फुल्ली चार्ज बैटरी लास्ट फॉर नियरली 1010 सेकेंड रीडिंग्स कैन बी charged from a battery charger connected to an AC electric supply 250 volt 50 cycle and complete charging takes place in about 14 hours। इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। The condition of the battery in the meter can be checked by pressing a button on the right hand side and the voltage recorded on the scale meter। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में एक बार आया था, शायद MCL में आया था, कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज चेक करने के लिए कौन सा बटन है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए कौन सा है, राइट हैंड साइड का बटन है। The condition of the battery in the meter can be checked by pressing a button on a right side। ठीक है। राइट साइड जो होगा वो वोल्टेज चेक बटन होगा, और जो लेफ्ट साइड होगा वो मीथेन चेक बटन होगा। राइट साइड वाला बटन जो है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये वोल्टेज चेक बटन होता है। द मीथेनोमीटर वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपको बताए भी हैं, एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये 2 सिद्धांतों पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी। एट द स्पॉट ऑफ डिटेक्शन व्हेन द प्लास्टिक डस्ट कवर एट द टॉप इज ओपन, मीथेन एयर मिक्सचर इंटर्स द सैंपलिंग चैम्बर ऑफ द मीटर। जब इसके ऊपर का जो रहता है, इस तरह से रहेगा ना, इसके ऊपर रहता है प्लास्टिक डस्ट कवर, जब इसको हटा देते हैं तो जो हवा है, अगर उसमें मीथेन है तो इसके अंदर घुसेगा। उसके बाद फिर जो भी मीथेन चेक बटन दबाते हैं तो फिर वो उस तरह से ऑपरेट करेगा। ठीक है। द होल ऑपरेशन ऑफ डिटेक्टिंग गैस परसेंटेज ओवर 1.5 मिनट्स। ठीक है। द सैम्पलिंग चैम्बर कंटेन्स अ पेयर ऑफ treated pelletized filament which forms half of the Stonebridge circuit। One filament is active and other deactivated but it's present in the gas chamber as stability after the meter। मतलब यही बताया गया कि एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज है जो कैसे काम करता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेशन। यहाँ से एक बार सवाल आया था कि मीथेन चेक करने से पहले वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। बिफोर टेकिंग इंस्ट्रूमेंट टू द अंडरग्राउंड चेक द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। इट बिटवीन 2.2 टू 2.8 चाहिए। फॉर दिस होल्ड द इंस्ट्रूमेंट इन द लेफ्ट palm, लेफ्ट हाथ में रखिए, लेफ्ट हथेली पे रखिए, एंड विद द थंब रेस्टिंग ऑन द लार्ज मीथेन चेक बटन एंड द मिडिल फिंगर on the smaller
वोल्टेज चेक बटन, प्रेस द वोल्टेज चेक बटन, रेड मार्क ऑन द डायल। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट आता है, एक एग्जाम में आया था, इसको हम एक डायग्राम से बना देते हैं। पूछा था कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, जैसे कि ये अपना MSA का मीथेनोमीटर है, ठीक है। एक सेकेंड, बोले राइट साइड में कौन सा बटन रहेगा, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड में होगा वोल्टेज चेक बटन। ये आता है कि राइट साइड में कौन सा बटन है, लेफ्ट साइड में कौन सा बटन रहता है, ठीक होता है मीथेन चेक बटन। मीथेन चेक बटन बड़ा होता है, जो बटन होगा ना बड़ा, वो मीथेन बिट होता है, ये छोटा बटन होता है, ठीक है। राइट साइड में कौन वोल्टेज और लेफ्ट साइड में कौन मीथेन, याद रहेगा। यही एग्जाम में पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बाकी ऑपरेशन है। 2.2 कम से कम वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। 470 ग्राम होता है, याद करना तो कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है कि इसका वेट जो है बैटरी सहित 470 ग्राम जो है होता है, ठीक है। बोला गया है कि मीथेनोमीटर एंड in fact any other methanometer should not be used for detection of methane at any place where its percentage is expected to be high। बोला गया है कि मीथेनोमीटर से उस जगह का गैस जांच, मीथेन जांच नहीं करेंगे जहां माना जा रहा है कि वहां पे गैस का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जैसे कि इन द आफ्टर डैम, आफ्टर द एक्सप्लोजन, मतलब विस्फोट जनित गैस होता है ना आफ्टर डैम, वहां पे जाके मीथेन चेक नहीं करना है इसकी मदद से, ठीक है। टू नो द परसेंटेज ऑफ फायर मीथेन द फायर डैम गैस सैंपल शाल बी शुड बी कलेक्टेड एंड एनालाइज ऑन द सरफेस इन द लैब। इस केस में आफ्टर डैम का जांच जो है सिर्फ और सिर्फ आपको बताया ना गैस सैंपल से ही कर सकते हैं। आफ्टर डैम का जांच कोई यंत्र नहीं कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर डैम का जांच सिर्फ और सिर्फ जो है रेस्क्यू पार्टी जो है वही कर सकती है, वो भी सैंपल लेके आएगी, वही करेगी, ये इसमें बताया गया है। बाकी इस डिवाइस के बारे में बताया गया है, क्या क्या काउसन है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन वगैरह सब बताया गया है। EFD के बारे में आ जाते हैं। ऑटोमेटिक फायर डैम डिटेक्टर, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर इसका फुल फॉर्म होता है EFD, कभी कभी LMD भी बोल देते हैं, लोकल मीथेन डिटेक्टर। MSA के द्वारा बनाया गया है। मीथेन है जो जांच कर सकता है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ मीथेन। देखिए जो मीथेनोमीटर था ना D6 का, D6 वो कंटिन्यूअस मीथेन मॉनिटरिंग नहीं है, उसको बटन दबा दे तब वो जांच कर रहा है, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो लगातार अपने आप मीथेन जांच कर रहा है, ठीक है। एक बार चार्ज कीजिएगा तो 10 घंटे का ये बैकअप देगा। नो एक्सटर्नल स्विच इज रिक्वायर्ड एंड द इंस्ट्रूमेंट फंक्शन इमीडिएटली अपॉन द इंसर्शन ऑफ बैटरी। कोई इसमें बटन, कोई इसमें स्विच नहीं होता, जैसे इसमें आप बैटरी डालें काम करना स्टार्ट। इसका रेंज याद कर लीजिए, इसका रेंज है 0.0 से लेके 3%, उसका कितना था 0 से 5%, इसका 0 से 3%। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि इसमें एक लैंप होता है, देखिए यहाँ पे रेड लाइट होता है, ये फ्लैश करेगा कितना सेकंड में, 15 सेकंड में ये फ्लैश करेगा। लेकिन अगर मीथेन कंसंट्रेशन एक्सीड द प्रीसेट लेवल, अगर आप कोई वैल्यू सेट किए, मान के चलिए हम सेट कर दिए कि मीथेन 1.25% ज्यादा आ जाएगा, तो हम सेट कर दिए, अगर ये प्रीसेट लेवल से ज्यादा अगर मीथेन मिल जाता है तो फ्लैश रेटिंग विल इंक्रीज वंस पर सेकेंड। मतलब जो 15 सेकेंड में एक बार अब फ्लैश कर रहा था, अगर हम कोई वैल्यू सेट कर दिए, मान के चलिए आधा परसेंट सेट कर दिए, कि आधा परसेंट सेट कर दिया हम वैल्यू, जब भी हमारा सेट किया वैल्यू से मीथेन ज्यादा आएगा ना, तो 15 सेकेंड में एक बार फ्लैश करने के बजाय हर सेकेंड में एक बार फ्लैश करेगा। आफ्टर डैम का लैब में चेक होता है, हाँ चेक करते हैं ना लैब में, लैब में तो कोई सा भी गैस चेक कर लेंगे, ठीक है। दिस अलार्म setting can be adjusted for any percentage over full scale of instrument. The instrument gives continuous indication of methane concentration by meter reading and flash line. It can be either carried on the person or suspended worker। या तो इसको आप आदमी लेके जा सकता है या किसी कार्यस्थल पे इसको सस्पेंड करके रख सकते हैं। AFD भी कौन सिद्धांत पे काम करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अपट्रॉन का ही एक और बताया गया कि अपट्रॉन का ही मॉडल लगाया बनाया गया बहुत सारा, उसको छोड़ सकते हैं। AFD 0 से 3%, उसका 0 से लेके 5%, ठीक है, ये याद रखिएगा।
स्पेसिफिकेशन पे नहीं जाएंगे, मेमैक्स मेमा मेमा सी एस मैक्स के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेगा, यूज भी नहीं होता, ना ही पॉपुलर है, तो उसको छोड़ देंगे। इंटरफेरेंस मीथेनोमीटर पे भी नहीं जाएंगे, पोर्टेबल इंफेरोमीटर पे भी नहीं जाएंगे, रिंग रोज पे भी नहीं जाना हमको। आपको खाली सिद्धांत नाम याद करें कि सिद्धांत क्या है रिंग रोज का। रिंग रोज का सिद्धांत है डिफ्यूजन, कंबसन एंड कॉन्ट्रैक्शन। टेलीमॉनिटरिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस जान लीजिए, यही फ्यूचर है, यही प्रेजेंट है। ठीक है, मीथेन टेलीमॉनिटरिंग एंड सेंसर्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मीथेन टेलीमॉनिटरिंग एंड सेंसर, एन इलेक्ट्रॉनिक मीथेन टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कंटिन्यूअस एंड ऑटोमेटिक मेजरमेंट। ये देखिए, लगातार जांच कर सकता है और अपने आप जांच कर सकता है, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। रिकॉर्ड द मीथेन एट अ प्री सेलेक्टेड पॉइंट्स इन अंडरग्राउंड माइन हैड बीन डेवलप्ड बाय भारत बिजली लिमिटेड। एक भारत बिजली लिमिटेड कंपनी है, वही बनाई थी सबसे पहले, यहाँ पे देखा इस बुक के अनुसार। तो वो जो है वो लगातार अपने आप जांच भी कर सकता है, मीथेन को रिकॉर्ड भी कर सकता है, जहां जहां आपने इसको लगाया है, इसका सेंसर को लगाया है। ठीक है, द सिस्टम प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग ऑफ मीथेन विदाउट एनी ह्यूमन एजेंसी from an underground selected point, and the methane percentage was recorded continuously on a chart in the room at the surface। बोला गया है कि ये जो सिस्टम है टेलीमेट्रिक सिस्टम, जिसको एटीएमएस भी कभी कभी बोल देते हैं, एटीएमएस तब बोलेंगे जब ये गैस के साथ साथ तापमान, ह्यूमिडिटी सब बताने लगे, तो उसको बोलेंगे ईटीएमएस, इन्वायरमेंटल टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम। इन्वायरमेंटल टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, इसको बोलेंगे ईटीएमएस। तो ये कैसा सिस्टम है जिससे आप लगातार अपने आप मीथेन का जांच कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बिना कोई आदमी का जरूरत के, बिना कोई मानव की सहायता के आप इससे मीथेन की जांच कर सकते हैं। मीथेन एक कोई भी गैस की जांच कर सकते हैं कि अगर मीथेन टेलीमॉनिटरिंग है तो मीथेन जांच करेगा, और इसके अलावा और भी कई गैस के सेंसर लगा दिए तो सारा गैस का जांच कर देगा। और इसमें मेन फायदा क्या है कि आप भूमिगत में जगह जगह सेंसर लगा दिए जहां पे आपको जांच कराना है, और सब जो है, सब जो मीथेन का जो परसेंटेज हो या अन्य गैस का जो परसेंटेज होगा, सरफेस में आपका जो एक रूम होगा वहां पे चार्ट पैटर्न में आपको सारा गैस आपको लगातार, ठीक है, लगातार ऑटोमेटिक रूप से आपको पता चलते रहेगा। When the methane percentage exceed the preset level, an alarm signal used to be given by a bell at underground substation or other desired place, and arrangement were made for simultaneous alarm at suitable points on the surface as well। बोला गया है कि अगर जब भी मीथेन का प्रतिशत प्रीसेट वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा तो एक अलार्म सिग्नल भी दिया जा सकता है अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड सब स्टेशन में और दूसरा अन्य जगह में। और व्यवस्था जो भी हमको करना है इस मीथेन से लड़ने के लिए, ठीक है, वो भी साइमल्टेनियसली जो है एक तरह का सरफेस में हम लोग अलार्म लगवा सकते हैं इसमें। देयर वाज अ प्रोविजन फॉर शटिंग डाउन द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड इक्विपमेंट व्हेन द मीथेन परसेंटेज यूज्ड टू बी मोर देन द प्रीसेट वैल्यू। इसमें एक ऐसा भी प्रावधान था, एक ऐसा भी इसमें था कि अगर सेट किया हुआ वैल्यू से ज्यादा मीथेन आता है तो ये ऑटोमेटिकली बिजली का पूरा कनेक्शन है वो बंद कर देगा। ठीक है, बिजली का पूरा कनेक्शन ही, देयर वाज आल्सो अ प्रोविजन फॉर शटिंग डाउन द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड इक्विपमेंट। जितना भी बिजली से चलने वाला उपकरण है सब का सब पावर काट देगा, सबका पावर काट देगा अगर मेरा मीथेन का जो वैल्यू है सेट किया वैल्यू से ज्यादा होता है। इसमें ये सारी विशेषताएं थी। द मीथेन टेलीमेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ इक्विपमेंट। इसमें दो तरह के सेट इक्विपमेंट होते थे। पहला अंडरग्राउंड रिमोट स्टेशन इक्विपमेंट, दूसरा सरफेस स्टेशन इक्विपमेंट। भूमिगत स्टेशन इक्विपमेंट, सरफेस स्टेशन इक्विपमेंट। अंडरग्राउंड स्टेशन इक्विपमेंट को बोलते थे रिमोट स्टेशन इक्विपमेंट, सरफेस को तो सरफेस ही बोल देते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक मीथेन टेलीमेटिक सिस्टम वाज इंस्टॉल्ड इन सुदामडी, मुनिडी एंड चीनाकुरी कॉलोनीज। ये तीनों खदान में इंस्टॉल तो किया गया, लेकिन मुनिडी को छोड़कर ये सुदामडी और चीनाकुरी में बहुत बड़े एक्सप्लोजन भी हो चुके हैं। ठीक है, सुदामडी शायद 1976 में हुआ था, और चीनाकुरी के बारे में आपको बताई है 1957 या 1958 में होता है। टीएमएस किस प्रिंसिपल पे काम करता है? टीएमएस टेलीमेटिक सिस्टम, सेंसर्स रहता है इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर जिसको बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स, इसके ऊपर ही आधारित होता है। ठीक है, द इंस्टॉलेशन वेयर, ये सब माई से बताया गया है।
द सेंसर शुड बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम डस्ट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। ये सब बताया गया है कि कौन कौन सा चीजें इसमें हो सकती है। मीथेन परसेंटेज, वेंटिलेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग, CO परसेंटेज, सब के सब जो है वो जांच किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज है। मीथेन ड्रेनेज पे आ जाते हैं। ठीक है, इन अ वेरी गैसी, if a mine is very gassy, अगर कोई खदान बहुत ज्यादा गैसी है, it may not possible to keep the percentage of gas in the return away below the limits permitted by the mining regulation, even a high standard of ventilation employing high powered fans। अगर कोई रिटर्न हवा रास्ते में जो रेगुलेशन के अधीन जो नियम है कि उतना हमको रखना है, उतना हम नहीं रख पाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा फैन जो है, कितना भी अच्छा वेंटिलेशन कर लीजिए, आप नहीं सीमित कर सकते हैं मीथेन को। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, ड्रेनेज ऑफ द गैस आउट ऑफ अ माइन टू सरफेस इज अ ग्रेट एडवांटेज इन सच केस। ऐसी स्थिति में क्या करता है कि जो मीथेन जो निकल रहा है उसको सरफेस में लेके चले जाते सीधा। इट रिजल्ट इन लेस फायर डैम्प इन वेंटिलेशन सिस्टम रेंडिंग द लेटर सेप। इससे क्या होगा कि जो मेरा वेंटिलेशन जो व्यवस्था होगा उसमें कम फायर डैम्प होगा। द मेन वेंटिलेटिंग फैन नीड नॉट बी लार्ज, मेरा जो फैन है उसको बड़ा होने की जरूरत नहीं है। रेट ऑफ एडवांस ऑफ कोल फेसेस कैन बी इंक्रीज, जो मेरा फेस एडवांसमेंट है वो हम बढ़ा सकते हैं। द गैस कैन बी यूटिलाइज द सर्फेस पावर प्रोजेक्शन बाय बर्निंग इट। जो गैस हम लोग निकाले हैं उसको सरफेस में पावर जनरेशन के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें बताया गया मीथेन ड्रेनेज में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मीथेन इज अ रिच सोर्स ऑफ फ्यूल। मीथेन जो है एक ईंधन के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 kg, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 kg अगर मीथेन जलाते हैं तो लगभग 13,600 किलो कैलोरी हीट रिलीज होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम याद कर लीजिए। 1 किलो मीथेन से कितना किलो कैलोरी हीट निकलता है, तो 13,600। जबकि देखिए गन पाउडर में बताया गया है कि सिर्फ 580 किलो कैलोरी मिलता है। 1 kg नाइट्रोग्लिसरीन करते तो सिर्फ 1500 किलो कैलोरी। सोच रहे हैं, 13,600 किलो कैलोरी हीट निकलेगा सिर्फ 1 kg मीथेन में। पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार मीथेन ड्रेनेज कहाँ इस्तेमाल किया गया, तो इस्तेमाल किया गया था जर्मनी में रूर कोलफील्ड में 1943। एंड सिंस देन इट हैज बीन successfully adopted in some foreign countries. India it is being experimented। जब देखिए बुक लिखा जा रहा था तब being experimented है। ये आमलाबाद में देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, लेकिन ये जो है वो फेलियर रहा था, ये नहीं हो पाया था अमलाबाद कुलेरी में। ठीक है, देखिए इसमें कितना गैस निकला, अमलाबाद कुलेरी में ही देखिए कितना ज्यादा गैस निकलता था। हम लोग बात करते हैं डिग्री 3 माइंस का, जिसमें 10 मीटर क्यूब से ज्यादा गैस निकल सकता है पर टन। इसमें देख रहे हैं 35, 70, 200 से 600 मीटर क्यूब मीथेन निकल रहा है पर टन। कितना हाई लेवल का यहाँ मीथेन है, हाई क्वांटिटी ऑफ मीथेन है, देख रहे हैं। हम लोग बोलते हैं सेकंड डिग्री कि एक से लेके एक से ज्यादा पर 10 मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं मेरा मीथेन निकलता है प्रति टन कोयले के उत्पादन के हिसाब से। देख रहे हैं यहाँ 3 डिग्री, थर्ड डिग्री में क्या होता है 10 से ज्यादा। पर ये 20 नहीं, 30 भी नहीं, 35 टन, 70 टन, 600 मीटर, सॉरी 30 नहीं, 35, 70 नहीं, 35, 70 और 600 मीटर क्यूब पर टन जो है ये निकाल रहा है। सोच रहे कितना बड़ा क्वांटिटी है ये। 600 मीटर क्यूब पर टन कोल निकल रहा है, पर टन ऑफ कोल मीथेन निकल रहा है, इतना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मीथेन। तो इस केस में क्या कर सकते, कोई ऑप्शन है ही नहीं। चाहे कितना भी वेंटिलेशन ठीक कर लीजिए, मीथेन को आप सीमित नहीं कर सकते रिटर्न हवे रास्ते में उसका परसेंटेज को। तो वैसी स्थिति में जो है हम लोग क्या करते हैं, मीथेन ड्रेनेज करते हैं। देखिए यहाँ पे पाइप लगाया गया है, पाइप से सीधा मीथेन को ऊपर ले आए, फिर ऊपर में जो है मीथेन को ठीक है जमा कर लिए, और यहाँ पे इसको ईंधन के रूप में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टाउन में सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, और इसमें कुछ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, गैसेस का इतना द फ्लो, बाकी सब ये टेक्निकल डाटा दिया हुआ है। When methane drainage practice, the safety precautions in the mine and on the surface have to be elaborated, and there should be no leakage of gas in the atmosphere or air inside the pipe. The British mines methane drainage is gradually on the increase. The proportion of coal mines draining the methane has changed for about 0.17% in 1949 to 60% in 1996, and its trend is continuing। कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मीथेन ड्रेनेज का मतलब यही सिंपल से याद कीजिए कि बोरहोल की सहायता से जो भी मीथेन है उसको सरफेस में लाना और उसको यूटिलाइज करना फॉर वेरियस पर्पस, चाहे पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करें या फ्यूल के लिए इस्तेमाल कर लिए, तो इसी को बोलेंगे मीथेन ड्रेनेज।
डिटर्मिनेशन ऑफ गैस परसेंटेज रेगुलेशन 145 तो नहीं है अभी, कितना है शायद 169 होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। बोला गया है कि अगर बिजली इस्तेमाल होता है सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसीय माइंस में, द गैस परसेंटेज इन जनरल बॉडी शुड बी डिसाइडेड वंस इन वीक बाय टेकिंग एयर सैंपल। ठीक है, जहां बिजली इस्तेमाल होता है तो गैस परसेंटेज जो है वो हर 7 दिन में, हाँ जी, इस्तेमाल करते हैं। यार सेकेंड डिग्री की जगह अब सभी माइंस हो गया है। ठीक है, इन एवरी माइंस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, आपको हर 7 दिन में जो है हवा सैंपल लेके या जांच यंत्र से आपको मीथेन जांच करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही गैस सैंपल ले रहे हैं या जांच कर रहे हैं, अगर 0.8 से ज्यादा होता है तो हर दिन 24 घंटा में आपको जो है जांच करना पड़ेगा, 7 दिनों तक लगातार। अगर 30 दिनों तक जो जांच किए 0.6% से कम आया तो फिर 1 महीना में एक बार जांच कीजिए। इसके अलावा रेगुलेशन 169 में ही बताया गया है कि अगर मेरा किसी भी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह ज्वलनशील गैस 1.25% या उससे ज्यादा मिलता है, उससे ज्यादा ही मिलता है, 1.25% नहीं, उससे ज्यादा, सारा बिजली का सप्लाई जो है काट देंगे, बिजली वगैरह जो सप्लाई होगा डिस्ट्रिक्ट है वो काट देंगे। Radon gas and its outer products are commonly found in mines of radioactive minerals such as Jadugada uranium mine. Their concentrations should not be allowed to exceed 3700 second per second per meter cube for a long exposure। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मेटल माइंस कर दीजिए। तो ये सब चीज जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो हो गया आपका चैप्टर नंबर जो है 1 था, 2 था, 1 ही होगा हमको लगता है, वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अंडरग्राउंड माइन वेंटिलेशन। अंडरग्राउंड माइन वेंटिलेशन जो है वो सब चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी रेगुलेशन में डिस्कस किया हुआ है। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन रेगुलेशन 153 पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें साइड में लिख लीजिए, अगर रेगुलेशन 153 कंप्लीट कर लेते हैं इसके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब हो चुका है। क्वांटिटी ऑफ एयर, ये थोड़ा सा देख सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ एयर, हवा की मात्रा, an idea of approximate quantity of air required for ventilation of a mine can be had from following empirical formula। एक फॉर्मूला बताया जाएगा, आगे देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। ये तो वही पेज हो गया। ठीक है, ये देखिए ये भी बताया गया है, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बताया गया है। रेगुलेशन 153 पढ़िएगा, बताने की जरूरत हमको यहाँ पे नहीं है। रेगुलेशन 153 में सब कुछ बताया गया, हवा की मात्रा प्रति व्यक्ति के हिसाब से, प्रति दैनिक टन के उत्पादन के हिसाब से, गैस का ऑक्सीजन कितना रहना चाहिए, CO2 कितना रहना चाहिए, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, ये सब चीज जो है वो बताया गया, तो इसको जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेगुलेशन 153 सफिशिएंट फॉर दैट। कुछ इंस्ट्रूमेंट है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। थर्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, कार्थोमीटर, एयर वेलोसिटी मीटर, वाटर गेज, फॉर्माइन फैन, गैस डिटेक्टर, ETC। कहते हैं थर्मोमीटर पे। थर्मोमीटर सबको पता है, थर्मोमीटर क्या नापता है, टेम्परेचर नापता है। रहने दीजिए सर, लंबा हो जाएगा। कौन बोल रहे हैं, हाँ रहने दे क्या। Recording stopped. सबको पता है, माइक ऑफ कर लीजिए सभी को प्लीज, माइक ऑफ कर लीजिए सभी को, माइक ऑफ कर लीजिए। थर्मोमीटर से क्या होता है कि थर्मोमीटर टेम्परेचर नापता है, तो टेम्परेचर जो नापा जाता है आप देख सकते हैं, या तो डिग्री में या तो फ़ारेनहाइट में। ठीक है, सेंटीग्रेड में, सेल्सियस जिसको बोलते हैं। ठीक है, यानी फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, या सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस में नापते हैं। फॉर्मूला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, C/5 = F-32 नहीं, कभी कभी एग्जाम में आता है, खासकर ओवरमैन एग्जाम में आता है ये सब चीज। C/5 = F-32/9। ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो आपका काम जो है बन जाएगा सीधा। ठीक है, इसका काम जो है आपका सीधा बन जाएगा। या फिर इसको और ज्यादा हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जिससे जो है आप आराम से जो है एक ही बार में, ज्यादा स्टेप नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में जो है आप जो क्या कर सकते हैं कि सीधा कैलकुलेटर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, आपको हम एक इसको तोड़ के ही बनाते हैं, आपके सामने ही इसका शॉर्टकट बनाएंगे। इसको लिख सकते हैं अपन 9C = ये 5 उधर चला जाएगा, ये 5F - 32 × 5 होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। ये 9 को उधर भेज दिए तो 9C हो गया, = 5F - 32 × 5 होगा।
अब 9C को 9C रहने दीजिए और 5F को 5E रखने दीजिए। मेन मुद्दा है 32 × 5 का। 2 5 कितना होता है 10 है कि नहीं है, और 3 5 कितना होता है 15, ये कितना हो जाएगा 160। गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम? गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना हम? सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो। एक सेकेंड एक सेकेंड, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम? एक बार सी ए न हो गया 9C और ये हो गया 5F और 32 है ना। 32 होता है 160। शॉर्टकट में ये कर लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो क्या करेंगे? सी की जगह 32 लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा जी? बताइए। 32 सॉरी 32 × 9 है ना, 9 इसमें 5F है -160 है, तो 32 × 9, 9 दूना कितना हुआ 18 और 9 तिया कितना होता है 27, 27 और 1 29, और ये प्लस हो जाएगा 160 उधर जाएगा तो इक्वल टू 5F। तो 8 में 0 गया 8, 9 में 6 गया तो 15, 2 और 1 किया तो 3 और 1 4, ये 5 था तो इधर 5 से डिवाइड आएगा, तो 5 9 45 हो गया, और यहाँ पे हो गया 5, ठीक है 5 9 जा कितना हो गया, और एक सेकेंड 5 1 जा 5 हो जाएगा ना, और 5 8 जा 5 और 5 36, 91 फ़ारेनहाइट इतना आता है जी, देखिए तो। कन्वर्ट 32 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू फ़ारेनहाइट। 89.6 आया है, और ये हमारा 91.6 है। कहीं गड़बड़ तो नहीं किया, देखिए तो। सर 32 9 जा 289 होगा ना सर? 289 या 288 होगा। 32 9 जा कितना होगा? 288 होगा। 288 होगा ना। आप ट्राई करिए सर। 18 27 27 और 1 हाँ 28, सही बोले, अब सही होगा। 8 में गया 8, 8 6 क्या कितना 8 6 14 होता है ना, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। अब इसका 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 8 40, ठीक है, और कैरी हुआ 4, 5 9 45 और 5 2 जा 5 और 45 3 हुआ ना, 5 36। हाँ जी सही आ रहा है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? जैसा चाहे आप, ऐसा करना है तो ऐसे कीजिए, वैसा करना है तो ऐसे कीजिए, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। या इसको और शॉर्टकट हम बना सकते हैं, रुकिए इसको और शॉर्टकट बनाते हैं। इसको क्या करते हैं, जो सी है ना, इसको शॉर्टकट थोड़ा बनाते हैं। C/5 है, ये 9 को इधर ले आते हैं, इधर सिर्फ, तो क्या हो जाएगा इंटू 9 हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड था, और F-32 हो जाएगा। 9/5 कितना होता है जी? 9/5 इक्वल टू कितना होता है, देखिए तो कैलकुलेट करके। 9/5 जल्दी से, ये आएगा लगभग 1.8। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 9/5 इंटू सी कर सकते हैं इक्वल टू F-32, तो ये आ जाएगा 9/5 इक्वल टू 1.8। 1.8 C प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, ऐसा कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है, ठीक है, ये शॉर्टकट होगा। अब अगर बोला कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो कैसे करेंगे? 1.8 गुना सी की जगह क्या कर देंगे 32,
प्लस 32 होगा क्योंकि 32 यहाँ है फॉर्मूला में और इक्वल टू एफ। तो करिए 32 इंटू कितना आएगा 575 7.6 प्लस 32 इतना आएगा। इसको जोड़िए तो पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा। 6 7 कितना हो गया 7 2 9 हो गया 5 3 8 हो गया 89.6 आ गया। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा 1.8c प्लस 32 इक्वल टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो छोड़ दीजिए। बैरोमीटर पे आइए। बैरोमीटर हम लोग क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, वायुमंडलीय दबाव नापते हैं। द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीन और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो मेरा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसको हम लोग मीन या फिर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। It is defined as that pressure which support a column of mercury 760 mm high at a sea level when the temperature of the mercury is about 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका डेफिनेशन है, ठीक है, इसका डेफिनेशन वन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन देखिए क्या है कि वह प्रेशर जो एक मरकरी का कॉलम, मतलब एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें मरकरी भरा होगा। कितना मरकरी भरा है जी? इसका लंबाई कितना है? इसका लंबाई है 760 mm। अब ये जो मरकरी का कॉलम है कहाँ पे? सी लेवल पे, MSL मीन सी लेवल पे इसको लेके जाइए और इसका जो तापमान होना चाहिए मरकरी का वो होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस पे जो प्रेशर लग रहा होगा उस प्रेशर को बोलेंगे कि ये क्या है, ये वन जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वन मीन या वन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 14 बैरोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बैरोमीटर एंड इज ऑफ रिफाइंड कंस्ट्रक्शन बीन यूज्ड इन साइंटिफिक वर्क और एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 14 बैरोमीटर का काम जान लीजिए कि क्या है। ये साइंटिफिक वैज्ञानिक कामों के लिए इस्तेमाल होता है 14। और जो हमारा एक और थर्मोमीटर होता है एनारॉइड, ठीक है, एनारॉइड जो थर्मोमीटर होता है इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज्यादा पोर्टेबल और कन्वीनियंट माना जाता है देन मर्क्यूरीमीटर फॉर डिफरेंस ऑफ द सी लेवल। ठीक है, माइस में भी जो इस्तेमाल होता है ना वो एनारॉइड वाला ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, माइस में इस्तेमाल कौन सा होगा? एनारॉइड वाला। और जो साइंटिफिक पर्पस के लिए जो इस्तेमाल होता है वो कौन सा इस्तेमाल होगा? वो इस्तेमाल होगा अपना क्या 14 बैरोमीटर। ठीक है, सर्कुलर हाइट डीजे में इसका देख सकते हैं 84 ऑफ 1966 उसमें बोला गया है कि बैरोमीटर्स दिया जाना चाहिए एटलीस्ट एट एवरी फर्स्ट क्लास माइन इन विच डिपेयरिंग इज डन। मतलब प्रत्येक खदान में, फर्स्ट क्लास नहीं, गलत लिख दिया है, प्रत्येक खदान में जहाँ पे डिपेयरिंग किया जा रहा है, या फिर अगर डिपेयरिंग नहीं भी किया जा रहा है लेकिन जहाँ पे सील्ड ऑफ एरिया है, ठीक है, सील्ड ऑफ एरिया है, वैसे खदानों में जहाँ पे रिपेयरिंग हो रहा है वैसे खदानों में बैरोमीटर दिया जाना चाहिए सरफेस में, जिसको देखकर जो है प्रत्येक अधिकारी नीचे जाएगा। तो इसके लिए वो दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हाइग्रोमीटर की तरफ। ठीक है, हाइग्रोमीटर कहाँ गया? हाइग्रोमीटर इधर है। हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर निकाल सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो ड्राई और वेट बल्ब जो है, हाइग्रोमीटर जो है एक तरह का उसमें टेम्परेचर होता है जो निकालता है। इसके बारे में बताया गया है कि एक इसमें 2 थर्मोमीटर होते हैं साइड बाय साइड, एक फ्रेम पे लगे रहते हैं। एक थर्मोमीटर को बोलेंगे ड्राई बल्ब थर्मोमीटर और दूसरा को बोलेंगे वेट बल्ब थर्मोमीटर। जो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर वो एक्चुअल तापमान नापता है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, जो भी आसपास का जो हवा है उसका जो एक्चुअल तापमान है वो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर ही नापता है। लेकिन एक दूसरा वाला थर्मोमीटर क्या होता है, उसमें उसके जो घुंडी होती है, बल्ब होता है, उसमें क्या होता है कि गीला कपड़ा, ठीक है, लपेटा हुआ रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? वेट बल्ब थर्मोमीटर। इससे हम लोग जो टेम्परेचर निकालते हैं उसको बोलेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर। जो डिफरेंस होता है, ठीक है, अगर डिफरेंस मेरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब का ज्यादा है, डिफरेंस अगर मेरा, ठीक है, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर का ज्यादा है तो लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा। अगर कम है डिफरेंस तो ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। मान के चलिए डिफरेंस जो है it has when the air is relatively dry it has lower relative humidity
there is a large difference between readings of dry bulb and wet bulb. When the air is nearly saturated, the two readings have hardly any difference. अगर दोनों के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, कम डिफरेंस है, ठीक है, अगर डिफरेंस जो है वो नहीं है, तो जो है ज्यादा यो क्या होगा, वो ज्यादा इसमें ह्यूमिडिटी होगा। उसका फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। ये काम करता है हाइग्रोमीटर को कल से बता दे, थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बताना पड़ेगा हमको, और अच्छे से हम बताएंगे इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। और अभी हम एमसीक्यू बता देते हैं, ठीक है, बहुत सारा कुछ इसमें है, एमसीक्यू बता देते हैं, काम करते हैं। Recording stopped. माइक ऑन कर सकते हैं। कौन सा चैप्टर में है वेंटिलेशन जी, बताइए जल्दी से। एनसीडी, एनसीडी का कौन सा चैप्टर में है जी, जल्दी बताइए जल्दी। ये कौन सा था चैप्टर नंबर 4 पहुंच गए। चैप्टर नंबर वेंटिलेशन हम लोग किए हुए हैं लगता है, इसमें बहुत सारा मार्किंग है। नहीं, चैप्टर नंबर 3 ये है, चैप्टर नंबर 2 है हमको लगता है वेंटिलेशन। ये बहुत सारी चीज तो अभी पढ़ा ही नहीं है, तो कोई ज्यादा मतलब है नहीं, और इसमें आंसर भी लगता है कोई बुक का कोई कर दिया है, क्या बोले। दिख रहा है सबको, दिख रहा है आंसर ही टिक कर दिया, तो क्या बताएं इसमें। पहला सवाल देखिए क्या है, ठीक है। पहला सवाल देखिए कि मीथेन का जो, एक सेकेंड, मीथेन का जो एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट है उसको कौन सा डायग्राम से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, आंसर क्या होगा, कावर डायग्राम। माइक नो नहीं हो रहा है, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको। माइक ऑन हो रहा है, सब कुछ बोल ही रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो कई सारे ज्वलनशील गैसों के मिश्रण की लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी को बताता है। आंसर दिया हुआ है नीचे टैलियर्स। एनसीडी ऐसा नहीं है जिसमें ये सब नहीं लिखा हो, इसमें सब टाइप किया हुआ है, रुकिए एनसीडी टाइप पे देखते हैं। माइक किसका नहीं ऑन हो रहा है, अच्छा ठीक है हम करवाते हैं, एक सेकेंड। अब करके देखिए, अब हो जाएगा। हाँ अभी हो गया ना सबका, जी सर। हो गया। दूसरा चैप्टर भी खुल गया है अभी, अच्छा। हम्म, दिख रहा है, दिख रहा है ना जी। यस सर, दिख क्वेश्चन रहा नंबर है। 3 बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन टू मेक द मीथेन एयर मिक्सचर एक्सप्लोसिव। मिनिमम ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होना चाहिए मीथेन हवा मिश्रण में विस्फोटक बनाने के लिए, 8, 12, 10, क्या होना चाहिए। 12 सी नंबर सर। वेरी गुड। 12 व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ मीथेन एयर मिक्सचर टू मेक इट एन एक्सप्लोसिव। मीथेन हवा का मिश्रण में मीथेन का रेंज कितना होना चाहिए एक्सप्लोसिव कराने के लिए। 5.4 to 14.8। हम सबको बोलेंगे बारी बारी, ठीक है, फटाफट सब दे देते हैं आंसर। वैसे तो कुछ बताया नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि कितना आदमी लोग हैं, पहले हम देख लेते हैं। 24 ठो है,
क्लोज करते हैं। यशवंत स्लैश परवीन सर बताइए कि डिले बिटवीन इग्निशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ हीट सोर्स इज टर्म्ड एज, मतलब अगर आप कोई चीज में इग्निशन करते हैं, आग लगाते हैं, कुछ भी चीज इसको सोर्स जो है सटाते हैं, मतलब हीट, देखिए देखिए कोई पदार्थ है, ठीक है, इसमें आप हीट सोर्स, कोई ताप का स्रोत है, उसके साथ संपर्क करवाएं, और जब इसमें एक्चुअल में इग्निशन हुआ, इसके बीच का जो डिले, इसका बीच का जो टाइम है, इसको क्या बोलेंगे? लैग ऑफ इग्निशन, इंक्यूबेशन पीरियड, सैचुरेशन पीरियड, या थर्मल कंडक्टिविटी, क्या होगा? माइक नहीं ऑन हो रहा है क्या सबका? मेरा हो गया सर। एक सेकेंड रुकिए, करवाते हैं। बी नंबर सर, CO2 प्लस H2O, बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। बी नंबर, बी नंबर। बी नंबर ना, वेरी राइट, सही है ना जी? बहुत सही। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे कौन सा है? डीएम बताएंगे, डीएम। नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वायुमंडलीय दबाव को नापता है जी? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर या मिथेनोमीटर, जल्दी से बताइए। बैरोमीटर सर। बैरोमीटर होगा। सही है सर, सही है सही है सर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 आ गए। क्वेश्चन नंबर 14। पीटर ट्यूब वगैरह नहीं आता है, ये भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये वाला मे भी आ सकता है पर आपको बताया नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद सर CO2। अभी पीटर ट्यूब पढ़ेंगे ना सर? पीटर ट्यूब के बारे में जानकारी बस लेना है, बाकी कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ये जानिए, ये CO2। CO2 गैस वाला, फायर वाला सर, हाँ वो बताएंगे ना। क्लास वाला। चलिए इसका उत्तर कौन देंगे पता है? इसका देंगे नीरज सिंह, ठीक है। CO2 is treated as best extinguisher for, CO2 जो गैस, CO2 जो extinguisher होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है अग्निशामक के अंदर। कौन से फायर के लिए? A, B, C या फिर सभी फायर के लिए? क्या होगा उत्तर? नहीं पता सर। ऑल फायर सर। और ऑल फायर। सी। ऑल फायर। ठीक है, कौन टाइप वाला छोड़ देते हैं इधर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इस क्वेश्चन का तो बताइएगा शायद 007, ठीक है, बाकी मत बताइएगा। फायर टेक्स प्लेस इन किसी शाफ्ट, डाउन का शाफ्ट है, मतलब नीचे हवा जा रहा है, वहां पे लग गया है आग, ठीक है, मेन टेक रास्ते पे लग गया है आग। अब रिवर्सल ऑफ द वेंटिलेशन इज एडवांटेजेस एंड दिस इज बिकॉज, अब फैन जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से जा रहा था, अब यहाँ पे जो है फैन लगा दी, फैन लगा हुआ, इसको रिवर्स कर दिए। रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ? अब जो है अब इधर से हवा जाने लगा। इंटीग्रेटेड हो गया सर। हाँ, ये फायदा है, ये फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? ऑप्शन नंबर ए, इट प्रिवेंट्स द स्मोक एंड फ्यूम्स फॉर रीचिंग द वर्किंग फेसेस, ये फेस में जो भी धुआं है, फ्यूम है, उसको पहुंचने से रोकेगा। ऑप्शन नंबर बी, इट रिजल्ट इन ओपनिंग एंड सेपरेशन, इन ओपनिंग द सेपरेशन डोर्स बिटवीन DC एंड UC शाफ्ट, ये जो है, जो भी डाउनकास्ट और अपकास्ट शाफ्ट के बीच में जो डोर्स है, ठीक है, उसको खोल देगा। ऑप्शन नंबर सी है, इट मे कॉज मूवमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम गैस फ्रॉम गोब्स एंड ओल्ड वर्किंग्स टू द मेन टेक एयरवे, ऑल द अबव। क्या होना चाहिए सही उत्तर? ऑल द क्या बोलता है? ऑल एबव होना चाहिए को हिंदी में बताइए। नहीं नहीं नहीं, इसको ए में होना चाहिए। क्वेश्चन में ए क्या बोला है? होगा सर वैसे। एडवांटेजियस। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? एडवांटेज। एडवांटेज, सब कुछ होगा, ये चीज हमको पता है, वो भी होगा, लेकिन हमारे लिए क्या वो फायदे है? वो ए क्या होगा सर। ये होगा। होगा सही उत्तर? स्मोक एंड फ्यूम्स from रीचिंग। भाई से क्या होगा? ये तो ये होगा सर फिर। ये होगा ए सर। होना होगा, चाहिए हमको सर, पता ए। है, ये भी ए होगा, होना चाहिए। ये भी होगा, लेकिन क्या वो मेरा फायदेमंद एडवांटेजियस है क्या? नहीं है ना। नहीं है सर, फिर ए होगा। ए होगा होगा, क्योंकि हमको इट इज पता है, प्रिवेंट टू द स्मोक हमको एंड बोला कि फायदा फ्यूम्स। मेरे लिए क्या है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे, मनु जी बताइए। वेलोमीटर से किस चीज का नापते हैं हम लोग? क्या चीज नापते हैं? प्रेशर ड्रॉप बिटवीन एनी पॉइंट्स ऑफ इनटेक एयरवे, एयर वेलोसिटी, माइन रेजिस्टेंस, एयर टेम्परेचर, क्या नापते हैं? एयर वेलोसिटी सर। क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो बताएंगे अभिषेक मंडल जी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया should be considered to decide the place whether air velocity and underground mine is to be measured, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं चुना जाएगा किसी ऐसी जगह में हवा की गति नापने के लिए?
यानी हवा की गति नापने के लिए भूमध्य खदान में इनमें से कौन से क्राइटेरिया को नहीं कंसिडर किया जाएगा? नहीं कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, रोडवे शुड हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड प्रिफरेबली स्ट्रेट, मतलब जो रास्ते होंगे एक समान क्रॉस सेक्शन एरिया के होंगे और सुटेबली क्या होना चाहिए, स्ट्रेट, सीधा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ चुनेंगे सर। क्वेश्चन सुन लीजिए, बाकी सब भी इस पर कर ही रहे हैं, एटलीस्ट सुन लीजिए, बाकी सब भी इंतजार करिए क्या इसका मतलब है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोडवे शुड बी सच दैट द एरिया कैन बी कैलकुलेटेड। क्रॉस सेक्शन जो रास्ता का है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सके। ऑप्शन नंबर सी, रेजिस्टेंस ऑफ द रोडवे मस्ट बी फेयरली हाई, मतलब उस रास्ते में जो रेजिस्टेंस होना चाहिए हवा का बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, रोडवे शुड बी अवे फ्रॉम बेंड्स जंक्शंस एंड फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, जो रास्ता होगा उसमें मोड़ से दूर होना चाहिए, जंक्शन से दूर होना चाहिए और कोई भी दूसरा बाधा से मुक्त होना चाहिए। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि हम तो चाहते हैं ना कि रास्ता में रेजिस्टेंस नहीं हो। यहाँ बोला गया रेजिस्टेंस खूब ज्यादा हो, खूब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, सही हमको हवा गति थोड़ी ना मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर देंगे वो बताएंगे अजमत अली। हाउ द एनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एयर। ऐसे एनोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग हवा की गति, औसत हवा की गति निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, एनोमीटर शुड बी मूव थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोडवे, इट शैल बी केप्ट एट द रूफ ऑफ द गैलरी, इट इज लेड एट द फ्लोर ऑफ द रोडवे, इट इज मूव्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन। मतलब क्वेश्चन हिंदी समझा देते हैं कि एनोमीटर की सहायता से हवा की औसत गति कैसे निकाल सकते हैं। एनोमीटर को पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में हम लोग घुमा के कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि एनोमीटर को सिर्फ गैलरी का जो चाल है वहां पर रख के हम लोग हवा गति नाप सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि गैलरी या जो रास्ता है उसका जो तली है वहां पे रख के हम लोग जो है हवा गति निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि सीधा लाइन में, एक सीधा रास्ता पे, एक सीधा रेखा में चल के जो है हवा गति निकाल सकते हैं। क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से बताइए मतलब। ए होगा सर। ये होगा। को ये करते हैं। चलिए, इस सवाल का जो सही उत्तर हमको देंगे वो देंगे एफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, बाकी कोई मत दीजिएगा। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस varies inversely as the absolute pressure if the temperature remains constant. This is explained by, जो अपना वॉल्यूम है गैस का, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये थ्योरी जो है, ये जो लॉ है, कौन सा लॉ यहाँ पे बताता है? टेम्परेचर बीइंग कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या होगा? बॉयल्स लॉ। क्या होगा? बॉयल्स लॉ। क्योंकि टी है, बताया था ना, जो कांस्टेंट उसको टी रख लिया। टी से याद क्या है? बीटी था, एक सीपी था, तो टी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्या हुआ? बॉयल्स लॉ हो गया ना। तो आंसर क्या होगा? बॉयल्स लॉ। ऑप्शन नंबर सी या डी में होगा, देखिए कहाँ पे है। हाँ, सी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। एक क्वेश्चन नंबर 28 जो सही उत्तर है ना वो देंगे कौन? शिवदास पटेल जी। ठीक है, कितना किलो कैलोरी ऑफ हीट बनता है जब 1 किलो मीथेन हम लोग जलाते हैं? 580, 1500, 8800 या 13600? 13600। हाँ, सही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 29, इसका सही उत्तर दीजिएगा प्रियांशु। इंडिया में सबसे पहली बार कहाँ इस्तेमाल हुआ था शिवदास जी? जल्दी से बताइए। जर्मनी में, इंडिया में। हाँ, अमलाबाद कॉल रही है सर। और विदेश में जर्मनी में पहले लगाया था। चलिए, इस क्वेश्चन का देखिए, पेन पेपर पकड़ लीजिए और इसका सही उत्तर हमको दीजिएगा नीरज सिंह जी। जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर बताइएगा, पेन पेपर से बताइए जल्दी से। ब्लैक डैम। का सबसे पहले उत्तर नीरज सिंह ही दीजिएगा, नहीं देने पे ही बाकी को हम बोलेंगे। Find the percentage of that. टाइमर लगा के कैसा टाइम का आवाज आ लगा रहा है? दिए हैं। ठीक है, 12:08 हो रहा है, 12:09 के बाद नहीं पूछेंगे उनसे। ऐसा लंबा है, आप लोग भी मेहनत कीजिए, बताइए मत आंसर अभी, पर कैलकुलेशन पैरेलली आप भी कर सकते हैं। सर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं यूज करिएगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर शायद यूज नहीं करने देता है ना। देता है क्या अभी सीबीटी में? हाथ से ही कीजिए, हाथ से ही कैलकुलेशन कीजिए।
बताइए नीरज सिंह जी, टाइम ओवर हो गया है। चलिए बाकी किसी को बताना है, हाँ सर। यस सर। कितना होगा? एक सेकंड। कितना होगा? 7.1। 0.743। कौन बोले हैं, नाम बताइए अपना। शिवदास जी बोले हैं। अब हमको ये बताइए 7.43 आया सर मेरा। 7.1 कैसे, 7.1। 7.1 कैसे लाए, हमको जल्दी से बताइए। मेरा 7.43 आया सर। अरे ठीक है ना, 7.43 आया सर मेरा। आज फिर भी 7.43 कैसा है हमको सर मेरा कैसे किए? सर ये जो ऑक्सीजन होता है इसका 3.76 गुना होता है हाँ। इसकी तुलना में, नाइट्रोजन की तुलना में। तो हम्म। मैंने 3.76 का गुणा कर दिया सर। कितना आया? सर सुन लीजिए मेरा, 3.76 का गुणा किया है सर मैंने ऑक्सीजन के परसेंटेज के साथ, और कितना जो आया? आया है उसमें नाइट्रोजन का परसेंट घटा दिया हूँ। ये कितना आया? कैलकुलेटर, एक मिनट सर, कैलकुलेटर में बता रहा हूँ। ये गुणा करने से आया था मेरा सर से 71.85 आया था। कितना? 71.85 ये आपका नाइट्रोजन आ गया, 71.853 नाइट्रोजन आ गया, जी लेकिन सर। गिवन अतिरिक्त नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन जी दिया हुआ नाइट्रोजन कितना है? 7.04। तो एक्सेस नाइट्रोजन क्या होगा, तो माइनस कर देंगे। उसमें से घटा दिया सर तो 7.18 आ गया। 7.18 आ गया घटाने पे। 7.18 आ गया, ये मेरा एक्सेस नाइट्रोजन हुआ। एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन। मीथेन और सॉरी इसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.25 सर, 0.03 से घटा देंगे। 0.03 होता है नॉर्मल है, कितना दिया हुआ है? 0.25। तो 13 में 5 तो घटेगा नहीं, फिर क्या करेंगे? 13 ले लेंगे, 13 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13 में 8। 5 है 8 5 13। 13 होता है ना। और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, सॉरी उल्टा हम कर दिए, उल्टा हो गया ना सर। 0.25 को 0.25 को 0.03 ना, 5 में 2 3 2 घटाएंगे तो 2, 0.22 सर। तो ये 0.2 एक्सेस हुआ CO2। अब इसमें ऐड कर दीजिए 0.22, तो कितना आएगा? 8 2 10 हो गया, और 2 1 3 हो गया, और 1 4 हो गया, 7.40। सबसे नजदीक में कौन है? यही है, सही उत्तर ये होगा। सर क्या किए सर इसमें? सर जो लास्ट टाइम पे क्या किए सर, उसको जोड़ दिए 7 एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन उसको। आप हमको ये बताइए, हम आपको ये बताइए, इतना कल से हम आपको बता रहे हैं कि ब्लैक डैम क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन अच्छा हाँ थोड़ी ना, समझ गया एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन उसको जोड़ना पड़ेगा ना। एक्सेस नाइट्रोजन बस जोड़ेंगे ना सर, और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं हो रहा ना सर? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नहीं हो रहा है? 0.25 है ना, एक्सेस मेरा कितना हो रहा है? 0.25। तो यहाँ नॉर्मल है, लेकिन एटमॉस्फेयर में कितना था? 0.03। समझ गया सर। तो सर एक चीज बताइए कि इतना सब चीज क्यों देता है सर? CO2 दे देता है, CO देता है, CO देने का रीजन क्या है आपको भ्रमित करने के लिए, अच्छा ठीक है। इतना सारा दे देता है। दिखाता है को, कभी कभी क्वेश्चन बहुत लंबा कर देता है, आपको लगेगा देखने ही नहीं बनाएंगे, अब बहुत इजी रहता है, ऐसा बहुत बार होता है, समझ गए ना। ये चीज तो आपको बताया नहीं है, फिर क्या मतलब सर इसे। ये बाकी सब अपने लिए नहीं है सर, ये 32 33 34। हाँ वो सब तो नहीं है, ये 32 31 से सीधा 35 तक एकदम है ही नहीं, नहीं 35 है, 35 36 37 सब है। ये बताइए, सब कुछ बताए हैं, फटाफट हमको बताइए, रुकिए हम बता रहे हैं, कौन बताएंगे। ये ऊपर से अंकित, अंकित बता चुके, DMF हर्ष सिंह, हर्षा सिंह बताइए कि क्वेश्चन नंबर 43, ब्लैक डैम कंटेन्स वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ क्या? कौन सा ऑप्शन? हर्षा सिंह, लगता है माइक मतलब ऑफ नहीं सुन रहे हैं। बोलिए सर, बोलिए फिर से सर। बोल रहे हैं कि ब्लैक डैम कंटेन्स वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ, ब्लैक डैम सर इसका सी होगा सर। सी होगा। यस सर, क्योंकि सर, CO2 प्लस N2। क्वेश्चन नंबर 44, अभिषेक मंडल जी बताइए, फायर डैम इज लार्जली मेड अप ऑफ क्या होगा? सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 46 हमको बताएंगे, कौन है? MU बताइए, MU स्टिंग डैम इज सिनोनिमस, ए नंबर सर क्या होगा? H2A नंबर, ए नंबर, सी नंबर, हाइड्रोजन सल्फाइड सर, ए नंबर, ए नंबर, ये नंबर। सल्फाइड। Which of the following gas is not considered as a chief harmful gas? इनमें से कौन सा गैस मुख्य हानिकारक गैस के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर दीजिएगा यशवंत।
SO2 CH4 सर। CH4 हार्मफुल गैस नहीं है। SO2 है सर। देखिए इसका तो CH4 ही वही होगा सर। अभी खदान में जितना भी हार्म हुआ है ना, सबसे बड़ा बड़ा ये इसी कारण हुआ है। सीओ के बारे में जानते हैं, खतरनाक, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी है। CO2 CO2 का भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट CO2 SO2 होगा शायद होती या नहीं है। मुख्य हानिकारक गैस थोड़ी ना है। बोला कि कौन सा मुख्य हानिकारक गैस है, लेकिन मुख्य हानिकारक गैस नहीं। मुख्य क्यों नहीं हानिकारक गैस है? क्योंकि मुख्य रूप से पाई जाती है ही नहीं। तो SO2 ना सर। हाँ हार्मफुल मतलब मैं सोच किया सर इन्फ्लेमेबल वाला है। नहीं सर ऐसा पॉइजनस में CH4 को कंसिडर कर सकते हैं ना नहीं 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 कि दिस इज नॉट अ पॉइजनस। पॉइजनस कैसे कंसिडर कीजिएगा? CH4 पॉइजनस है ही नहीं तो। पॉइजनस वही कहते सर, हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ सर, इस क्वेश्चन में पॉइजनस अगर डाल दिए तो फिर CH4 हो सकता है, ऐसा पूछ रहा हूँ। ठीक है हाँ हाँ, लेकिन CO2 भी तो पॉइजनस नहीं है। सही है, तो SO2 आएगा। अब फिर ऐसे कंडीशन में किसको मारेंगे सर, अगर CO ऑप्शन में रहा तो? SO2 को मारेंगे। CO CO CO2 को मार। चीफ टॉक्सिक गैस तो CO होता है ना। मुख्य टॉक्सिक गैस, मुख्य जहरीली गैस तो CO ही है। बाकी H2S और H2S तो आता है ही नहीं। मिलता है क्या जल्दी? मिलता भी नहीं होगा। अच्छा, in depleting percentage of oxygen, person suffer in different degree. At what percentage person will face instant loss of senses? कितना परसेंट ऑक्सीजन कम होने पे जो है तुरंत आदमी जो है मर जाएगा, एक तरह से बोल सकते 15 सर। 10%। 7% सर। कितना होगा? 12 सर। 15 12 सबसे कम वाला सर 12%। बोलिए बोलिए। 12 सर, 12 एक बार क्वेश्चन बोलिए ना सर, क्वेश्चन हिंदी में बोलिए ना सर एक बार। 7% सर डी। ऑक्सीजन में अरे ये आदमी जो है तुरंत मर जाएगा। 7% सर, लॉक करो 7%। 7% 12%। सर एक जगह में आदमी मैंने जीवित और नहीं पढ़ा रह था। सकता है। 15% तो आदमी तो जीवित रह ही सकता है। 7%, हाँ। 7% में तुरंत मर, तुरंत। मैंने जीटी की बुक में पढ़ा था कि 2% में व्यक्ति को बिना चेतावनी के मृत्यु हो जाती है ऑक्सीजन में, तो और ये 7 में मेन डिफरेंस क्या है सर? जीटी बुक में क्या पढ़े थे? कि 2% जहां ऑक्सीजन रहेगी तो वहां बिना चेतावनी के मृत्यु हो जाएगी, जैसे 7 में चेतावनी मिलती है थोड़ी बहुत। ऐसा मेन डिफरेंस समझ में नहीं आ पा रहा है सर मेरे को। पता गैस नहीं, स्टेशन के बुक में 7 में भी चेतावनी कहाँ मिलती? 7% में बोला गया कि इंस्टेंट लॉस ऑफ सेंसेस, मतलब तुरंत मृत्यु है, कोई चेतावनी इसमें भी तो नहीं मिल रहा है। उसमें 2% लिया था सर जीटी के बुक में। पता नहीं, फिर उसके हिसाब से गलत है, इसके हिसाब से बुक्स वगैरह में नहीं लिखा। 12 में क्या सर? 12 में जो है, 12 में आपका जो है पेंटिंग वगैरह, सफोकेशन वगैरह होगा। सर ये कौन सा बुक से बता रहे हैं? ये जो है बुक जो है ये एनसीटी के हिसाब से। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 48, एमडी राशिद जी बताइए तो, इनमें से कौन सा गैस गोफ में, ठीक है, गोफ में आग लगने से या स्पॉन्टेनियस हीटिंग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? SO2, H2, CO2 या N2? खूब बोले तो N2 होगा शायद। N2 होगा सर। बोथ ऑफ दीज नहीं है। CO2 सर CO2 N2 N2 होगा नहीं सर। है, नहीं है, दोनों नहीं है ना। इनर्ट गैस। हमको पता है कि ये दोनों है, हमको पता है कि दोनों इस्तेमाल होता है, पर यहाँ बोथ ऑफ दीज नहीं है, बोथ ऑफ दीज नहीं है। और CO2 और N2 में चुनना हो तो N2 को चुनिए। क्यों चुनना है N2 N2 को? होगा ना सर। क्योंकि CO2 अगर ज्यादा हम लोग भेजेंगे तो माइनिंग में रेगुलेशन है कि 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, रेगुलेशन का उल्लंघन हो जाएगा। N2 निष्क्रिय गैस है, इसका कोई रेगुलेशन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं होना चाहिए, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, इसलिए N2। जब चुनना हो ना CO2 और N2 में तो हमेशा N2 को चुनेंगे, ठीक है। N2 होगा इसका आंसर। N2 से आग बुझेगा सर? कैसे नहीं बुझेगा? तो नाइट्रोजन ठंडी बहुत गैस ठंडा होता है। ठंडी गैस नहीं, नाइट्रोजन कैसे बुझाएगा? अब पढ़ाए भी थे आपको। ज्यादा मात्रा में हवा भेजेंगे सर तो उन जो ज्वलनशील गैस का प्रतिशत मात्रा कम हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी सर। हाँ सही बोल रहे हैं। अब मान के चलिए यहाँ पे O2 ऑक्सीजन लेवल, हाँ। नाइट्रोजन कर दिए, नाइट्रोजन पूरा भर ऑक्सीजन दिए लेवल तो बढ़ क्या हुआ? जाएगा। ऑक्सीजन कम हो गया कि नहीं हो गया? ब्लू वाला ऑक्सीजन है तो क्या हुआ? ऑक्सीजन कम हो गया कि नहीं हो गया?
ऑक्सीजन कम हो गया तो कोई भी चीज जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो जलेगा। CO2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू O2। चलिए ये बताइए, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 सेफ्टी लैंप्स बिगिन टू लाई डाउन। इसका सही उत्तर दीजिएगा मोनू यादव जी, जल्दी से बताइए कितना परसेंट CO2 में सेफ्टी लैंप बुझ जाता है, बताइए। लगता है नहीं है, उसके नीचे है एम से। MU बताइए जी, कितना होगा, कितना सर फिर से बताइए सर। 3% सर। CO2 कितना परसेंट 3%। CO2 रहने पे सेफ्टी लैंप बुझ जाएगा? 3%। 3% सही है। 3%। 3%। उसको बताया नहीं है, उसको बताया नहीं है, उसको बताया नहीं है, ठीक है, और जानते भी नहीं हो, ये थोड़ा सा बताया होती इसको जान सकते। क्वेश्चन नंबर 53 और इसका सही उत्तर दीजिएगा नीरज सिंह जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल नॉट सपोर्ट फॉर्मेशन ऑफ H2S इनसाइड द माइन। H2S का बनने के लिए, इनमें से खदान में H2S का बनने के लिए इनमें से क्या चीज सपोर्ट नहीं करेगा? ठीक है, पहला है लकड़ी का सड़ना, कोयला का स्पॉन्टेनियस हीटिंग होना, कोयला डस्ट का छिटना या फिर स्प्रेड होना, फैलना, और ऑप्शन नंबर डी है बर्निंग ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने होगा से, सर। कोल डस्ट ब्लास्टिंग सी से होगा, सी होगा। ब्लास्टिंग से बनता है ना जी, H2S बनता है, उसके बाद Yes, SO2 भी sir. बन सकता है, उसके बाद नाइट्रस फ्यूम से बनता है। ब्लास्टिंग से 3 गैसें बनती है या 4 लगभग गैसें। सभी गैस मिलती है। कितना परसेंट मीथेन जो है एक्सप्लोसिव नहीं होगा, बताइए जल्दी से, कितना परसेंट मीथेन तक जो है एक्सप्लोजन नहीं होगा? 5%। up to 5। 5%। ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 56 बताइए, मीथेन जो है, ठीक है, मीथेन जब जलता है ना तो ब्लू फ्लेम देता है जिसमें A और B गैस बनते हैं। A और B क्या है? मीथेन जब जलता है तो ब्लू फ्लेम के साथ A और B गैसें बनती हैं। A और B क्या है? CO2 plus H2। CO2 plus H2O। CO2 प्लस B, वाटर। ऑप्शन बी। सही है। यस सर। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, बाय।